के लिए। अब हम आज एक नए टॉपिक से शुरुआत करेंगे, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिए सेशन को, बाकी और दोस्तों को इन्फॉर्म कर दो। आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है वो पहले लिख देते हैं, ठीक है? एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स, है ना? तो बेसिकली हम माइन के, यदि हम ओपनिंग्स की बात करें, उसमें एयर फ्लो कैसे होता है और पूरी पूरी एयर फ्लो की मैकेनिक्स क्या होती है उसको आज समझेंगे, ठीक है? तो एयर फ्लो थ्रू एयर एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग्स, ठीक है? तो आज हम इस नए टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे। गुड आफ्टरनून। जल्दी से बाकी बच्चों को भी बुला लीजिए आप लोग, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें क्या? टाइम काफी लिमिटेड है ना। बेसिकली हमें ये देखना है कि कैसे जो डक्ट्स होते हैं या जो माइन की ओपनिंग्स होती हैं उससे एयर फ्लो कैसे करता है, और जब फ्लो करता है तो कौन कौन से फिनोमिनन जो है आकर होते हैं, मतलब कि जैसे क्या होता है, प्रेशर ड्रॉप होता है तो किस किसकी वजह से होता है, और उसकी क्या इक्वेशंस हो सकती हैं, प्रेशर ड्रॉप हम कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है? तो उस तरीके से ये हम स्टार्ट ना हो, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले एयर फ्लो के मैकेनिक्स को समझने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि जो बेसिकली एयर है, जिसमें बोल सकते हो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस है, वो है क्या, उसका नेचर क्या होता है। जब आपको ये जानना है कि जो ओपनिंग्स है उससे जो एयर फ्लो करेगा, तो उससे पहले आप जो मीडियम या जो बोल सकते हो एयर फ्लो कर रहा है उसकी हमें नेचर को जानना पड़ेगा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक कि वो कैसा होता है, क्या है वो, मतलब वो किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है? सबसे पहले हम एयर फ्लो को समझेंगे, अरे सॉरी एयर फ्लो बोल रहे, एयर क्या होता है, और जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है? तो आपको पता होना चाहिए कि एयर में बेसिकली है क्या, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, मतलब ये किस कैटेगरी में आ जाएगा, गैसेस कैटेगरी में इसको बोल सकते हो आप। तो आपने एक वर्ड सुना होगा, फ्लूइड। फ्लूइड सुना होगा, उम्मीद करते हैं। तो फ्लूइड से आप क्या समझते हो? फ्लूइड नॉर्मली जब आप सुनते हो उसका क्या मतलब होता है? तो आपने बचपन में 9th 10th में पढ़ा होगा कि जो गैसेस और लिक्विड्स को आप कलेक्टिवली क्या बोल देते हो, फ्लूइड्स। बेसिकली एक और टर्म होता है प्लाज्मा, वो भी फ्लूइड्स कैटेगरी में ही आता है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे व्हाट आर फ्लूइड्स, ठीक है? तो देखते हैं क्या होता है फ्लूइड्स, क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो इसकी बहुत ही बेसिक डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है? फ्लूइड्स किसको बोलते हैं, देखिएगा ध्यान से। ओके। फ्लूइड्स क्या होता है, सब्सटेंस, ठीक है? बहुत जनरल डेफिनेशन लिख रहे हैं। सब्सटेंस that can that can flow or can take the shape of container। यहाँ से थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा होगा, can take the shape of, ठीक है, कंटेनर। ये हम क्यों बोल रहे हैं अभी समझा रहे हैं, ठीक है? बहुत ही जनरल डेफिनेशन हमने यहाँ लिख दी।
लिखी है कि कोई भी सब्सटेंस जो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। जनरली आपका लिक्विड फ्लो करता है ना, अब वो अलग बात है कि उसकी फ्लो की जो स्पीड है वो डिफरेंट होती है गैसेस से। तो आप यहाँ समझ पा रहे हो कि सब्सटेंस दैट कैन फ्लो मींस आइदर लिक्विड और गैसेस। तो उसी को दूसरे टर्म में ये भी बोला है कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। तो आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आप किसी भी लिक्विड को किसी कंटेनर में डालते हो, तो जो कंटेनर का शेप होता है वही लिक्विड भी होल्ड कर लेता है, ठीक है। तो ये यहाँ से आप ये समझ पा रहे होगे कि मोटा मोटा कलेक्टिवली आप आपके इंफॉर्मेशन के लिक्विड्स और गैसेस को आप एक टर्म में क्या बोल रहे हो, फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज आपको समझ में आ रही होगी। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी भी होगी, है ना। प्रॉपर्टी मीन्स कि हमें ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बिहेव करता है। जैसे आप क्या बात करें, जैसे सॉलिड सॉलिड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, या कैसे कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कि उसके बीच के इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। वो इतना इतना मतलब इजिली उसको डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते। लेकिन इनको फ्लूइड्स की बात करें, मीन्स लिक्विड और गैसेस की बात करें, इसमें डिस्टर्बेंस पॉसिबल है, इजिली डिस्टर्ब कर सकते हैं इनके पार्टिकल्स को। क्यों? इनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, यदि हम सॉलिड्स के पर्सपेक्टिव से बात करें, ठीक है। तो वही है कि हमें इनकी कुछ प्रॉपर्टीज को जानना है, ठीक है। ये जब फ्लो होते हैं तो इनके बीच में क्या कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वो होता है तो क्या होता है, वो किस तरीके से वैरी करता है, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो आपने ये टर्म सुना होगा ना, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ये टर्म सुना होगा। इट इज जस्ट लाइक इक्विवेलेंट टू फ्रिक्शन। तो थोड़ा सा फ्रिक्शन का इंट्रोडक्शन बता दें आपको। तो फ्रिक्शन क्या होता है कि फ्रिक्शन जनरली क्या है, दो सरफेसेस के बीच में ही लगता है। मतलब दो सरफेस मस्ट है फ्रिक्शन के लिए। ऐसा नहीं है अकेला एक सरफेस है उस पर फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, वो करेगा, एक्ट करेगा। तो दो सरफेसेस का होना क्या है वहां पे जरूरी है। और फ्रिक्शन की क्या टेंडेंसी होती है कि वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन, रिलेटिव मोशन को। मतलब कि ऐसा है कि मान लो आपके पास ये सरफेस है, ठीक है। ये रफ सरफेस है। रफ सरफेस मीन्स यहाँ पे फ्रिक्शन है ना। रफ सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे कुछ फोर्स एफ लग रहा है, ठीक है। और ये फोर्स ऐसा है कि इससे ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं है कि स्टेशनरी कंडीशन में है, मतलब मूव करेगा। अभी आपको उस पर नहीं जाना है कि किस टाइप का फ्रिक्शन लगेगा, अभी हम आपको समझा रहे हैं फ्रिक्शन करता क्या है। तो होता क्या है कि इन दोनों सरफेस को ध्यान से देखो, तो इन दोनों के बीच ये दोनों कांटेक्ट में है सरफेसेस। इसका ब्लॉक का जो टॉप मोस्ट वाला क्या बोलते हैं सरफेस है, और ये जो सरफेस जहाँ पे रेस्ट कर रहा है, और ये सरफेस क्या है, रफ है। मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में, सरफेस के रिस्पेक्ट में जो ब्लॉक है उसके मूवमेंट की डायरेक्शन क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है। तो इस सरफेस के रिस्पेक्ट में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है क्या ब्लॉक, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस डायरेक्शन में लगेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि रिलेटिव मोशन को अपोज कर रहा है। तो सरफेस के रिस्पेक्ट में ये क्या है, आगे की ओर भागने की टेंडेंसी है इसकी। तो जो फ्रिक्शन है इसको इसके रिलेटिव मोशन को क्या करने के लिए, अपोज करने के लिए क्या लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अभी आप इस पे मत जाइए कि कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, और डिपेंड करता है अब क्या है आपका, ठीक है। ये स्टैटिक हो सकता है, काइनेटिक हो सकता है। तो इसी तरीके से इक्विवेलेंट टू लिक्विड में भी फ्रिक्शन जैसा एलिमेंट क्या है, एग्जिस्ट करता है, जिसको हम बोलते हैं विस्कोसिटी। तो आपने थोड़ा सा गौर किया होगा कि दो टाइप के लिक्विड का एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे एक हो गया नॉर्मल वाटर, और दूसरा आप ले लो कोई सा विस्कस लिक्विड ले लो। जैसे क्या ले सकते हो आप, घी ले सकते हो, ठीक है। समझने के लिए कि जो आप जनरली तो आपने ये पाया होगा ना कि दोनों को देखो तो जो दोनों ही है लिक्विड की कैटेगरी में। ऐसा नहीं है कि दोनों डिफरेंट है, दोनों लिक्विड्स हैं। वाटर भी लिक्विड है, और आपको आप घी जिसको या डालडा कुछ भी बोल लो आप, जो थोड़ा सा विस्कस होता है। दोनों के फ्लो को आप ऑब्जर्व करोगे तो दोनों को यदि आप एक सरफेस पे क्या है गिरा दो या पोर करो, उड़ेलो, तो क्या देखोगे कि जो वाटर की स्पीड है, वाटर में जो अलग अलग सरफेस बोल सकते हो लेयर्स है, उनकी स्पीड और जो अभी दूसरा एलिमेंट जो घी है उसके अलग अलग सरफेस की स्पीड है वो डिफरेंट होती है। डिफरेंट क्यों है, क्योंकि उनके सरफेसेस के बीच में एक इसी तरीके से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा होता है, इसको हम विस्कोस फोर्स बोलते हैं, जो कि उन दोनों लेयर्स के बीच में एक क्या करता है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, रेजिस्टेंस। यानी उनके फॉरवर्ड मूवमेंट को क्या करता है, अपोज करने की टेंडेंसी रखता है।
तो जैसे यहाँ पे हम नॉर्मल फ्रिक्शन बोल रहे हैं, तो जब भी वो फ्लूइड्स के बीच में लग रहा होता है उसको बोलते हैं वहां पे विस्कस फोर्स, ठीक है। तो जो कि रिलेटिव मोशन को क्या करता है, अपोज करता है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा विस्कस है लिक्विड, उतनी उसकी स्पीड्स क्या है, कम होती है, ठीक है। तो ये चीज क्लियर होगी, ठीक है। चलिए, तो इसको यहाँ से हटा सकते हैं ना, क्योंकि ये तो जैसे हमने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ बता दिया है, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं सॉरी। तो विस्कोसिटी आपको समझ में आ गया ना, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि विस्कोसिटी क्या है। ऐसे बोल सकते हो जस्ट लाइक फ्रिक्शन की इट इज अ टेंडेंसी टू अपोज द, क्या बोल सकते हो, मोशन ऑफ फ्लूइड्स, ठीक है, या रिलेटिव मोशन ऑफ फ्लूइड्स। तो ये प्रॉपर्टी है, क्या है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। और कैसी प्रॉपर्टी कि जो इनके रिलेटिव मोशन को अपोज करने की क्या है, टेंडेंसी है, बस सिंपल सा। तो अब हम चलते हैं कि वो जो विस्कस फोर्स लग रहा होता है फ्लूइड्स पे, उसका नेचर कैसा होता है, वो कैसे वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो एक हमने वो बनाया, ये सरफेस है, देखिएगा ध्यान से, ये सरफेस है, इस सरफेस पे कोई फ्लूइड क्या है, रेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो मैंने बना दिया ऐसा कुछ, देखिएगा ध्यान से, ठीक है। कई सारी लेयर्स हैं फ्लूइड्स के, ठीक है, न्यूमरस लेयर्स हैं, हम आपको समझाने के लिए इतनी डिस्टेंस तो बता रहे हैं, कई सारी लेयर्स होंगे, इनफाइनाइट लेयर्स, ठीक है। इस साइड को हमने बोल दिया, अलग अलग कर्व से दिखाते हैं, ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा वो फॉर्मूला समझना जरूरी है, ठीक है। इस साइड को हमने बोल दिया, यहाँ तक हमने मान लिया कि एक सरफेस पे वाई हाइट तक एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और इसका जो मोशन है वो इस डायरेक्शन में, ठीक है। इसको हमने क्या बोल दिया, ये वाई डायरेक्शन है, वेलोसिटी जो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये आपका सरफेस है। मतलब ऐसा समझो कि एक ऐसा जरूरी नहीं कि यहीं तक है, हम ऑब्जर्व भी इसी हाइट तक कर रहे हैं, वाई हाइट तक, कोई जनरल हाइट तक, ठीक है। तो ये लिक्विड के क्या है, फ्लूइड्स के क्या है, पार्टिकल है, ठीक है, ठीक है। तो कई सारे ऐसे लेयर्स होंगी, ठीक है। तो हमने क्या है, नॉर्मली क्या है, सिंपल सा एक डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि विस्कस फोर्स लग कैसे रहा होता है, उसका मैग्नीट्यूड कैसे वेरी कर रहा होता है, ठीक है। तो चलिए देखिए ध्यान से। तो जो सबसे नीचे वाला सरफेस होगा, यानी जो फ्लूइड है वो जहां पे रेस्ट कर रहा है सरफेस पे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी उस वाली लेयर के पार्टिकल्स की, वो क्या होगी, वही वेलोसिटी होगी सरफेस की है। और सरफेस तो मूवेबल है नहीं, ये तो फिक्स है ना, सरफेस तो मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स उस सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं, मतलब सबसे नीचे वाली लेयर, इस लेयर की हम बात करें, जो इसी पे है, रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, इस सरफेस पे ही, ठीक है। आप समझ पा रहे हो ना कि जितने भी पार्टिकल इस सरफेस पे हैं, उनकी इंडिविजुअल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, क्योंकि हम यहाँ पे ये जूम करके चल रहे हैं कि उन पार्टिकल्स की वेलोसिटी वही होगी जो सरफेस की है, और सरफेस मूव नहीं कर रहा। इसका मतलब टॉप बॉटम मोस्ट जो लेयर है, इस लेयर की वेलोसिटी क्या है आपकी, जीरो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे इसको क्या है, थोड़ा सा एज्यूम भी करके चलना है, ये मान के चलना है, ये एज्यूम कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो ये बॉटम मोस्ट जो लेयर है उसके पार्टिकल्स की जो स्पीड हुई क्या होगी, जीरो, ठीक है। ये समझ में आ रहा है ना। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं, तो जो स्पीड है, स्पीड इन सेंस की जो अलग अलग लेयर्स हैं इसकी, इस फ्लूइड की, जो इस फ्लूइड की यदि बात करें, इनके अलग अलग लेयर्स में जो पार्टिकल्स मौजूद हैं, उनकी स्पीड बढ़ती जाती है जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाते हैं। तो इसी को हम एक टर्म बोलते हैं, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, उसको थोड़ा समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्योंकि इसका यूज आने वाला है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट ये क्या होता है आपका, वेलोसिटी ग्रेडियंट इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ, यानी चेंज इन, क्या बोल सकते हो, स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू हाइट। जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो, किस तरीके से आपका जो स्पीड है, अलग अलग लेयर्स जो है फ्लूइड्स के, वो किस तरीके से वेरी कर रहे हैं, उसको उसी को क्या बोलते हैं हम, वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। मींस डी वी अपॉन डी वाई। तो इसका मतलब समझ रहे हो ना क्या है।
ये दिख तो रहा है ना स्पष्ट तरीके से, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। dv अपॉन dy, तो हमने ऑपरेटर को यूज किया डेरिवेटिव का क्योंकि हम बहुत स्मॉल चेंज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, बहुत स्मॉल, ठीक है, इनफिनिटेसिमली स्मॉल, ठीक है, बहुत ज्यादा स्मॉल है। तो यह आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो तो किस रेट से आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा है, ठीक है, ये समझ पा रहे हो ना कि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वाई हाइट तक गए, तो इस लेयर की हम बात करें, इस वाले लेयर की, जो इस लेयर पर जितने पार्टिकल्स होंगे तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या जो है वेलोसिटी में चेंज आया है, ठीक है। वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब है कि व्हाट इज द चेंज इन, या सिंपल सा बोल सकते हो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन हाइट, ठीक है, यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है ना वेलोसिटी ग्रेडियंट, कि विद द ग्रेडियंट विद द हाइट किस रेट से आपकी वेलोसिटी क्या है वो चेंज हो रहा है। तो वही हम क्या उसको सिंपल सा टर्म हमने बोल दिया वेलोसिटी ग्रेडियंट। और ये चीज का ये एज्यूम करके चलना है कि जो बॉटम मोस्ट लेयर है उसकी जो स्पीड है वो क्या है, 0 है। और इन किसी भी दो लेयर को यदि ऑब्जर्व करें, मान लो कि हमने एक लेयर ले लिया, ये अलग अलग कलर से दिखाते हैं, मान लो एक लेयर आपके पास ये है, ठीक है, लिक्विड की एक लेयर है, ठीक है, ये हमने आपको फ्रंट व्यू दिखाने को, ऐसा हो सकता है ना ये लेयर ऐसे पीछे की तरफ जूम करो, ठीक है, तो हमने आपको केवल फ्रंट व्यू दिखा रहा है इसलिए आपको एक लाइन दिख रही है, ठीक है। तो मान लो ये एक लेयर ये है, तो ये लेयर तो हमें 2-3 बना दिए एक साथ, तो थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, स्पष्ट बनाना पड़ेगा, है ना। हम्म, इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसका अभी थोड़ा आगे काम आएगा, इस वजह से बताना जरूरी है। पे गेट पे डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं आए हुए हैं लेकिन पूछा जा सकता है, ठीक है। एक लेयर हमने ये जूम कर ली, और ठीक है, और एक लेयर इसी की क्या है, जस्ट नीचे हमने दूसरी लेयर जूम कर ली। अब आपको लगेगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, अब यहाँ पे बनाते नहीं बनेगा, तो हमने बस क्या है बहुत ही पास पास में 2 लेयर लिए हैं, ठीक है। तो हुआ क्या कि मान लो ये लेयर आगे की ओर भागने की कोशिश करेगा, ठीक है, ये लेयर की टेंडेंसी क्या होगी, यहाँ होगी कि ये इस डायरेक्शन में मूव करे, लेकिन जो उसका नीचे वाला लेयर है ना, जो एडसेंट लेयर है, वो उसके मोशन को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, रोकेगा। तो रोकने वाला फोर्स कौन सा है, शियर फोर्स है, उसको बोलते हैं शियर फोर्स। मतलब वो क्या बोल सकते हो, शियर फोर्स ही बोलते हैं, क्योंकि क्या है दो सरफेस के बीच में लग रहा है, इस वजह से उसको शियर फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या इसकी टेंडेंसी क्या होती है कि यदि कोई लिक्विड है या कोई आपका फ्लूइड है वो विस्कस है, उसमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी है, तो दो एडसेंट लेयर आप दो कंटिन्यूअस लेयर उठाओगे तो एक लेयर है दूसरे लेयर के मोशन को क्या करेगा, ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश करेगा, रोकने की कोशिश करेगा। तो वही हमें निकालना है कि वो शेयर फोर्स कितना होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो उसका फॉर्मूला सिंपल सा क्या होता है कि वो जो विस्कस शेयर फोर्स लग रहा होगा टाउ उसको बोलते हैं, तो दिस शेयर फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू, ये जो शेयर फोर्स है कितना लगेगा, यानी किस रेट से ये जो है जो दो एडसेंट लेयर्स हैं उनके मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, इस वेलोसिटी ग्रेडियंट पे, ठीक है। तो टाउ इज प्रोपोर्शनल टू डीवी अपॉन डी वाई। तो इसको थोड़ा सा आप यदि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आ जाएगा, उसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं वी, या वी ने उसके लिए सिंबल क्या यूज करते हैं, सिंबल, हाँ सिंबल म्यू यूज करते हैं। म्यू यहाँ पे क्या होता है, विस्कोसिटी होता है, म्यू डीवी अपॉन डी वाई, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है कि किसी भी फ्लूइड की यदि हम बात करें उसमें जो लगने वाला विस्कस शियर फोर्स होता है, टाउ यहाँ पे शियर फोर्स है, ये विस्कोसिटी की वजह से आया। विस्कस शियर फोर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू दैट इज विस्कोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट, ठीक है। तो ये हमें बताना था, ठीक है। और बाकी हमने डीवी अपॉन डी वाई तो ऑलरेडी बता रखा है क्या वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो क्लियर है क्या, ये फॉर्मूला क्लियर है। इस फॉर्मूले में तो डाउट नहीं होगा ना एटलीस्ट, कि जो लगने वाला, ये तो समझ में आ रहा है ना शेयर फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि दो लेयर्स के बीच में क्या है, विस्कस मीडियम विस्कस है, विस्कोसिटी की वजह से एक अपोजिट या बोल सकते हो रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स क्रिएट हो रहा होगा, उसी को बोल रहे हैं हम शेयर फोर्स या विस्कस शेयर फोर्स। तो वो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो ये जो विस्कस शेयर फोर्स है इस पर डिपेंड करता है कि किस रेट से वेलोसिटी जो है हाइट के साथ अलग अलग लेयर्स की चेंज हो रही है। तो ये हमने बता दिया, डीवी अपॉन डी वाई को वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं। तो इसको जब हटाओगे ये साइन को प्रोपोर्शनलिटी को,
तो एक कांस्टेंट आ जाता है, इस कांस्टेंट को बोलते हैं विस्कोसिटी। तो टाउ दैट इज शियर फोर्स इज इक्वल टू विस्कोसिटी दैट इज म्यू इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, इसका आगे यूज है, देखते हैं कैसे। तो क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हमने देख लिया थोड़ा सा, ये यहाँ माइन ओपनिंग्स में कैसे एयर फ्लो करता है उसको समझने से पहले हमने एयर के नेचर को समझने की कोशिश करी है कि एयर चूंकि इस कैटेगरी में आता है फ्लूइड्स में, तो फ्लूइड्स क्या इंडिविजुअल अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, वो जब जान लेंगे तभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब दो चीजें और आपको बतानी है, आपने पढ़ी होंगी क्या, एक होता है लैमिनार फ्लो और एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। तो और भी हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं, पर अब हम लोग जो तो थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं लैमिनर फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। तो आपको नाम समझ में आ रहा होगा कि जहां पर जो फ्लो है वो क्या है, स्ट्रीम लाइंस में नॉर्मल, देयर इज नो मिक्सिंग बिटवीन द डिफरेंट पार्टिकल्स, है ना। लेमिनर का मतलब होता है, जैसे आपने पता नहीं सुना है कि नहीं सुना, तो लेमिनर फ्लो सबसे दो दो टर्म सभी समझते हैं, एक होता है लेमिनर फ्लो, एक होता है टर्बुलेंट फ्लो। देखिए क्या होता है लेमिनर फ्लो, उसको पढ़ने देखते हैं, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। तो लैमिनार फ्लो, कोई जब फ्लूइड पाइप से या किसी ओपनिंग से जब पास हो रहा होगा तो उसके फ्लो का नेचर कैसा होगा, तो बेसिकली वही है। तो एक एक नेचर को क्या बोलते हैं, लेमिनर, और एक नेचर को टर्बुलेंट। और भी कैटेगरी हैं लेकिन हम यहाँ पे भी दो पे फोकस करेंगे। तो लेमिनर फ्लो क्या होता है पहले वो देखते हैं, ठीक है। निकालते कैसे अभी आगे पता चल जाएगा, लेकिन पहले लेमिनर फ्लो होता क्या, वो तो जान लें। तो फ्लूइड फ्लो वेयर, ठीक है, उसको कलर चेंज कर देते हैं। फ्लूइड फ्लो वेयर, मतलब ऐसा फ्लो फ्लूइड का जिसमें क्या होता है, जो फ्लूइड के जो पार्टिकल्स है मूव करते हैं स्मूथली, मतलब उनके बीच में इंटरमिक्सिंग ज्यादा नहीं होती, ठीक है, होती है ऐसा नहीं इंटरमिक्सिंग नहीं होगी। तो मतलब वो ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा इंटरमिक्स्ड है कि आपके जो फ्लो को वो एक स्ट्रीम नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, एक स्ट्रीम लाइन नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। तो क्या है, सिंपली वेयर द फ्लूइड मूव्स इन स्मूथ, वेयर द फ्लूइड मूव्स इन मूव्स इन स्मूथ डायरेक्शन पैरेलल टू द सरफेस, ठीक है। तो सरफेस है जिसके करस्पॉन्डिंग जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो स्मूथ डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है स्मूथली और पैरेलल है, ठीक है, स्मूथ पैरेलल लेयर्स। तो स्मूथ डायरेक्शन क्या बोले, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, स्मूथ। तो फ्लूइड फ्लो वेयर द फ्लूइड मूव्स इन स्मूथ स्मूथ कॉमा पैरेलल लेयर्स, पैरेलल लेयर्स विथ मिनिमम, बोल सकते हो क्या, लेवल ऑफ मिक्सिंग, यानी जो मिक्सिंग है इंटर मिक्सिंग डिफरेंट पार्टिकल्स बीच में क्या है, मिनिमम होती है, ठीक है। होता तो है, जीरो नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ इंटर मिक्सिंग होती है, पर वो मिनिमम होती है, मिनिमम लेवल ऑफ मिक्सिंग, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका लेमिनर फ्लो, मतलब सिंपली जहां पे फ्लो जो है स्मूथ है और पैरेलल लेयर्स के फॉर्म में है, और जो पार्टिकल्स है इंटरमिक्स ज्यादा नहीं है, ठीक है, मतलब कोई एडीज क्रिएट नहीं हो रहा है। तो फिर टर्बुलेंट फ्लो क्या होगा, तो ऐसा फ्लो जिसमें ये प्रॉपर्टी नहीं है, मतलब वहां पे काफी ज्यादा इंटरमिक्सिंग है, और आप मतलब एक स्ट्रीम लाइन में क्या है, जो आपका वो है फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा, तो वो जो फ्लो है उसको बोलते हैं अपन टर्बुलेंट। अब आप सोच रहे हो कि ये तो हमने डिफाइन कर दिया व्हाट इज लैमिनर व्हाट इज टर्बुलेंट, पर निकालें कैसे, हाउ टू फाइंड वेदर जो फ्लूइड इज इन, बोल सकते हो कि वो लैमिनर फ्लो में मूव कर रहा है या फिर टर्बुलेंट फ्लो है उसका, ये निकालने के लिए कुछ तो तरीका होगा ना कोई तो पैरामीटर होगा जिसके थ्रू निकालते होंगे। तो आपने सुना होगा रेनॉल्ड्स नंबर के बारे में, कि उसका हम यूज करते हैं टू डिटरमिन कि वेदर द फ्लो इज लेमिनर और टर्बुलेंट, यानी कि आपको यदि फ्लो के नेचर के बारे में बताना है कि वो टर्बुलेंट होगा, लेमिनर होगा या और किसी कैटेगरी का होगा, उसके लिए हम रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या है, अब जो हम बताने वाले रेनॉल्ड्स नंबर, इससे गेट में क्वेश्चन आए हुए हैं, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। तो
देखिए क्या होता है रेनॉल्ड्स नंबर। इसी पेज में लिखे हैं, आगे चले। चलिए इसमें ले लेते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ठीक है, इसको स्टार मार्क करना जरूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन आए हुए हैं, एक दो तो आया हुआ है एटलीस्ट। कभी कोई इसके डायमेंशन पे भी कमेंट करने के लिए पूछ देता है रेनॉल्ड्स नंबर। तो आप तो समझ पा रहे हो कि नंबर है तो इसकी क्या डायमेंशन होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगा ये, क्योंकि कुछ ना कुछ ये नंबर देने वाला है ना, ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो इसका डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहला तो यूज टू यूज टू डिटरमिन द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। किसी भी फ्लूइड के फ्लो को डिटरमिन करने के लिए उसके नेचर को हम यूज करते हैं, और ये क्या है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ठीक है, कोई डायमेंशन नहीं है। तो मान लो कभी ऐसा हो कि गेट में पूछ ले व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ नॉट्स नंबर, तो अब निकालने मत बैठना, क्योंकि इसका फॉर्मूले में क्या है, कई सारे क्वांटिटी आने वाली हैं, वो उसको देख के आपको लगेगा इसमें पॉसिबल है कि डायमेंशन कुछ ना कुछ इसकी होगी, पर थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज करना है। ठीक है, तो दिस इज डायमेंशनलेस क्वांटिटी। नंबर है तो नंबर में क्या डायमेंशन होगी, ठीक है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। चलिए, दिख तो रहा ना स्पष्ट, ठीक है। अब इसके फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं, अगले पेज की तरफ। तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला आप याद करते हो, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, आर ई से प्रेजेंट करते हैं, वो होता है रो वी डी बाई न्यू। तो वो कितना छोटा फॉर्मूला है। अब कुछ लोग होंगे ये जो उनको नहीं पता होगा कि ये क्या है डायमेंशनलेस, तो इस पे वो अलग अलग यूनिट्स देख के चेक करना स्टार्ट कर देंगे, तो इस चीज का ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, रो वी डी बाई नो। ठीक है, ये स्टार मार्क क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो अब यहाँ पे अलग अलग टर्म समझते हैं क्या क्या है। वेयर, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं है तो यूज कैसे करोगे फॉर्मूला। रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, रो इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, उसके बाद v इज द वेलोसिटी। बेसिकली यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी है, पर क्वेश्चन में जो दिया रहता है ना वैल्यू, वो एवरेज ही होता है। तो यहाँ पे सिंपली आप इसको बोल सकते हो, एवरेज लिख देते हैं यहाँ पे। कभी है कि वो एवरेज निकलवा ले आपसे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। इसके बाद डी, यहाँ पे डी क्या है, नॉर्मल डायमीटर नहीं है, इफेक्टिव डायमीटर है। कैसे, वो भी देखते हैं। तो डी इज द इफेक्टिव डायमीटर। इसको थोड़ा समझिए क्या है इफेक्टिव डायमीटर, क्यों बोल रहा है इफेक्टिव डायमीटर। और म्यू क्या है, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा विस्कोसिटी, ठीक है, उस फ्लूइड की। म्यू इज द विस्कोसिटी क्या है आपका, ये विस्कोसिटी। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ में आ रहा होगा ना कि रेनॉल्ड्स नंबर कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है, रो वी डी बाई म्यू, वेयर रो इज फ्लूइड की डेंसिटी, वी इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, डी इज द इफेक्टिव डायमीटर एंड म्यू इज द विस्कोसिटी। तो इफेक्टिव डायमीटर क्या होता है कि ऐसा ये हम क्यों यूज कर रहे हैं, इसका यूज क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो फ्लो हो वो हमेशा सिलेंड्रिकल पाइप से ही हो, मतलब कि जिसका क्रॉस सेक्शन क्या हो, सर्कुलर हो सकता है कि वो पाइप का शेप कुछ और डिफरेंट है, जिसको आप बता ही नहीं सकते कि वो क्या है, सिलेंडर है कि क्या है, कोई मतलब एकदम डिफरेंट टाइप का वो है शेप है, जहां से क्या है फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो वहां पे हम नॉर्मल तो क्रॉस सेक्शन सर्कल बता ही नहीं सकते। उस केस में हम क्या है, इफेक्टिव डायमीटर यूज करते हैं, क्योंकि यदि आपका फ्लो जो है किसी पाइप के थ्रू नहीं हो रहा है, तो इफेक्टिव डायमीटर का फॉर्मूला होता है, इसको समझ लेते हैं, अलग से हम यहाँ लिखते हैं।
इफेक्टिव डायमीटर डी का फॉर्मूला होता है, यदि नॉर्मल आपका सिलेंड्रिकल पाइप है जहां पे क्रॉस सेक्शन जो है वो यूनिफॉर्म है, सर्कुलर है, वहां तो सिंपल आप डायमीटर वहां तो लिख सकते हो, तो सर्कल का डायमीटर है। पर यदि मान लो ऐसा हुआ कि पाइप जो है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका, या और कोई है एक्स वाई जी, तो वहां पे क्या है कि डायमीटर का यूज करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर इसको बोलते हैं, इसका वैल्यू होता है 4a/p, वेयर ए इज द एरिया ऑफ दैट, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जो भी आपका शेप है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इस चीज को समझना बहुत जरूरी था। और डी पी इज द पेरीमीटर ऑफ रबिंग सरफेस। ये क्या होता है इसको थोड़ा आगे देखेंगे, ये एग्जांपल से आपको समझा देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। तो जहां पे भी यदि अदर देन सिलेंड्रिकल पाइप है या फिर जिसका क्रॉस सेक्शन सर्कल नहीं है, उस केस में हम क्या यूज करते हैं, इफेक्टिव डायमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 4a/p, वेयर इज द उस शेप या जो भी जहां जिस भी हम शेप की बात कर रहे हैं उसका क्रॉस सेक्शन का एरिया, और जो p है वो क्या है, रबिंग सरफेस, यानी जहां से बेसिकली फ्लूइड फ्लो हो रहा है, तो वेट कर रहा होगा, मतलब उसको कांटेक्ट कर रहा होगा, जो कांटेक्ट एरिया होगा फ्लूइड का और उसके साथ जो भी आपका वो है शेप है, उसका क्या है, पेरीमीटर। तो इसके क्वेश्चन जब करेंगे तो समझ में आएगा। और एक चीज और है, इस फॉर्मूले को और मॉडिफाई आप कर सकते हैं। एक बार गेट ने ऐसा पूछा था, तो वो इसको और आप क्या लिख सकते हो, और अथवा, मतलब आपके पास, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, ठीक है। और क्या लिख सकते हो, इसको लिखा जा सकता है ऐसे भी, कैसे, वी डी अपॉन, देखिए ध्यान से, इस रो को नीचे लेके आओ तो यहाँ से लिख सकते हो म्यू, अरे कलर चेंज किया, अलग कलर से दिखाना पड़ेगा ना, क्या हो जाएगा आपका, इसको देखिए कैसे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, वी डी, इस रो को नीचे लेके आ रहे हैं, म्यू अपॉन रो, ठीक है। और इसको एक नया टर्म दिया जाता है, इसको बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी। कभी कभी गेट ऐसे टर्म्स यूज करता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसी वैल्यू को, इसी रेशियो को, म्यू दैट इज विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, इसी को बोलते हैं काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। तो इसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर सकते हो, वी डी अपॉन न्यू, ये न्यू का सिंबल है, वी से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो एक ये भी फॉर्मूला पॉसिबल है, दैट इज आल्सो इक्वल टू रेनॉल्ड्स नंबर, वेयर न्यू इज काइनेमेटिक विस्कोसिटी, न्यू इज, तो न्यू किसके बराबर है तो लिख दे पहले, तो न्यू जो है इक्वल टू है न्यू दैट इज विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी, ठीक है। और ये किसके बराबर है आपका, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। क्योंकि क्या अलग अलग वेरिएशन देखने को मिलते हैं, इसलिए बताना जरूरी था, काइनेमेटिक विस्कोसिटी, ठीक है। क्लियर है क्या, तो इस इंफॉर्मेशन को भी याद रखना है, इस फॉर्मूले को इस तरीके से, वी टी अपॉन म्यू, अरे हाँ म्यू बोलते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्लियर, कोई डाउट। देखिए इसको एक बार गेट ने पूछा था, मतलब उसने क्या है कि जैसे होता है कि अलग अलग वैल्यू ना देने के बजाय उसने इसकी वैल्यू दे रखी थी, न्यू की, न्यू काइनेमेटिक विस्कोसिटी की। तो अब वहां पे आपको घबरा नहीं जाना है, कहोगे कि आप ना ये दिया है ना ये दिया, उसने सीधा रेशियो दे दिया है, तो यदि आपको ये पता ही नहीं है कि इसको क्या बोलते हैं तो फिर फंस जाओगे ना, इस वजह से यहाँ पे बताना जरूरी था, ठीक है। तो बोथ आर द सेम फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला आर ई के लिए, रेनॉल्ड्स नंबर के लिए, क्लियर है, ठीक है, काफी बढ़िया। तो क्लियर है, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो हमने क्या बोला था प्रीवियस स्लाइड में, हमने क्या कहा था कि इट इज यूज्ड टू डिटरमिन द नेचर ऑफ फ्लूइड फ्लो। कैसे आप फ्लूइड फ्लो के नेचर को डिटरमिन करते हो इसके नंबर से, तो उस कंक्लूजन को भी आप लिख लो। क्या यहाँ पे जगह नहीं है क्या, अगले स्लाइड में लिखना पड़ेगा, नया टॉपिक स्टार्ट करना था, देखिए यहीं पे लिख देते हैं, चलिए आगे लिख देते हैं। देखिए इफ आर ई
दैट इज रेनॉल्ड्स नंबर। अब तो इसका मतलब समझ पा रहे होगे ना, अब हमें नहीं लगता कि इसको बार बार रेनॉल्ड्स नंबर हम बड़े में लिखें। तो इफ आर इज स्मॉलर और इक्वल, ठीक है, यदि आर ई की वैल्यू 2000 एक नंबर होता है 2000 इसके बराबर इससे छोटा है, जब भी आप कैलकुलेट करो क्वेश्चन में जो दिया है डेटा, उससे आप कैलकुलेट करके यदि आपकी वैल्यू 2000 से कम आती है तो उससे हम ये कंक्लूड करते हैं, ये बता पाते हैं, इम्प्लाइज फ्लो इज लैमिनर। ठीक है, फ्लो इज लैमिनर। ठीक है, तो बाकी जो केस हुआ उसके लिए क्या हो जाएगा, टर्बुलेंट। यदि आर की वैल्यू 2000 से कम है तब तो हम बोल रहे हैं कि आपका फ्लो लैमिनर है। अदरवाइज यहाँ पे लिख दे क्या, अदरवाइज समझ पाओगे ना, इसको हमें लिखना नहीं पड़े यहाँ पे, उसके लिए हम अलग से लिखे। यदि ये नहीं आया तो इसका मतलब फ्लो टर्बुलेंट है। तो अदरवाइज, अदरवाइज फ्लो इज टर्बुलेंट, अदरवाइज फ्लो इज टर्बुलेंट। पता नहीं आप लोग समझ पाओगे नहीं, कंफ्यूज ना हो जाओ। नहीं नहीं, इस तरीके से लिखेंगे तो कंफ्यूजन पड़ जाएगा, आप लोगों को समझ नहीं पाओगे, ये हमें पता है। बस ये चीज को याद रखो कि यदि ऐसा आपको मिलता है कि आर की वैल्यू 2000 से कम है या इक्वल है तो लैमिनर है, और यदि आर जो है 2000 से बड़ा है, ठीक है, तो इट इम्प्लाइज फ्लो इज टर्बुलेंट। कंफ्यूजन हो इसलिए लिखना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है क्या, ये दोनों चीजें क्लियर है ना? जल्दी से बताइए, दोनों चीजें क्लियर हैं जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं? बताइए जल्दी से। तो टर्बुलेंट के लिए चार्ज ज्यादा होता है क्या? अच्छा, अरे आप स्पेसिफिक नंबर पे चले गए। देखिए यदि हाँ मतलब इसने क्या है, पर्टिकुलर डेटा उठा लिया, अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। तो यदि कोई वैल्यू 2000 से कम है आर की वैल्यू, तो फ्लो तो आपका लेमिनर होगा ही। लेकिन यदि वो 2000 से ज्यादा है तो लेमिनर उसको नहीं बोलेंगे, लेमिनर उसको नॉट लेमिनर। और अब इसमें क्या है कि एक इसके बीच की इंटरमीडिएट कैटेगरी भी आती है, तो वो हमें नहीं पढ़ना है, उसकी जरूरत नहीं है। और चलिए एक बार चेक किए लेते हैं क्या एग्जैक्ट वैल्यू 4000 भी है क्या, क्योंकि हमें ध्यान नहीं है अच्छे से। हमने बुक का यूज किया, उसमें तो ऐसा कुछ दिया। ठीक है, रुक के देख लेते हैं। अभी आप बोल रहे हो तो एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं आपको, अदरवाइज कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। ठीक है, बाकी लोग बताइए। एक बच्चे ने तो बोला कि मोर देन 4000 को बोलते हैं। ठीक है, देख लेते हैं क्या है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से कंक्लूड किया गया है। फिर भी चलिए देख लेते हैं। चलिए ठीक है, वो क्या इंटरमीडिएट कंडीशन है। चलिए सही है, क्या है कि ये ये थोड़ा नंबर आप इसको क्या है, चलिए आप लोग काफी अटेंटिव, अच्छा लग रहा है। क्या इसमें क्या है ना, जैसे मैंने बोला 2000 से ऊपर, तो आप यहाँ पे ये कमेंट कर पाओ कि लैमिनर नहीं है, पर टर्बुलेंट भी बोल पाना सही नहीं है, वो उसके बीच की इंटरमीडिएट कंडीशन है। ठीक है, तो उसको सुधार लीजिए। तो ये क्या है, आर जो है 4000 या 4000 से बड़ा है, उस केस में हम फ्लो को टर्बुलेंट बोलते हैं। काफी ये रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो चलिए अभी करेक्ट है ना, मिस्टेक को करेक्ट कर लिया गया। ठीक है, चलिए काफी अच्छा लग रहा है कि आप लोग को चीजें पता है काफी हद तक, है ना? तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, तो ये पहला, ये आपके पास है कंक्लूजन, इसको भी आप वो कर लीजिए, स्टार मार्क करके रख लीजिए। कभी कभी गेट में सीधा पूछ सकता, दूसरा ये भी, क्योंकि यही दो फ्लो में देखना था। और भी होता है, इंटरमीडिएट फ्लो भी है इसके बीच में, होता है, ज्यादा हमें नहीं जानना है। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि मोर देन 4000 इज द टर्बुलेंट वन, एंड इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू इज द लैमिनर फ्लो। ठीक है, चलिए हम नए टॉपिक, ओके चलिए अब नया टॉपिक देखते हैं। नया टॉपिक मीन्स कि अब हम अपने माइनिंग वाले पोर्शन पे क्या करते हैं, एंट्री लेते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि उस फ्लूइड का जो फ्लो करने वाला है माइन से, उसका बिहेवियर कैसा होगा, तो मतलब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है।
और उसके अलग अलग फ्लूइड फ्लो के नेचर को हम कैसे डिसाइड करते हैं, क्योंकि ये जरूरी था जानना। अब हम जाते हैं एक्चुअली कि अब जब वो फ्लूइड जो है वो किससे फ्लो होता है, माइन ओपनिंग से या डक्ट से, तो किस तरीके से बिहेव करता है, किस तरीके से प्रेशर का क्या होता है, ड्रॉप होता है, कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं उसमें, वो देखने वाले हैं। चलिए तो इसके लिए नए स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों हमने स्टार मार्क कराया क्यों, इससे क्वेश्चन आ सकता है। और एक ये चीज, ये दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, इसको भी स्टार मार्क कर लो, इसको इस वाले को भी, क्योंकि ये वाला टर्म इसने पूछा हुआ है, ये इसको याद होना ही चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली क्या, फ्लो फॉर एयर फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग, ठीक है। फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग आप देखते हैं, तो बड़ा टॉपिक डाल लेते हैं पहले, फ्लो थ्रू, राइटिंग अच्छा नहीं आ रहा है ना, पीपीटी लाना पड़ेगा लग रहा है। फ्लो थ्रू, उसमें क्या है कि चीजें रिस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, फ्लो थ्रू माइन ओपनिंग। अब हम पढ़ेंगे एक्चुअली ओपनिंग्स जो होती है माइन के, डक्ट्स होते हैं, उससे जो फ्लो होता है उसमें क्या क्या अलग अलग वो होते हैं, क्या बोल सकते हो कि ड्रॉप्स होते हैं अलग अलग टाइप के, क्या क्या किस तरीके का फ्लो का बिहेवियर होता है वो हमें जानना है। तो इसके लिए क्या करोगे आप, हम क्या एज्यूम करते हैं कि जिस तरीके से जो फ्लो है वाटर का या फ्लूइड का, वो किससे हो रहा है, सिलेंड्रिकल पाइप से, ठीक है। सिलेंड्रिकल मींस जिसमें सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कुछ एजम्पशन हमें लेके चलने पड़ेंगे, अदरवाइज वो एजम्पशन नहीं रहेंगे तो जो फॉर्मूले का हम यूज करने वाले वो नहीं कर सकते। पहला एजम्पशन कि जो फ्लूइड फ्लो है वो इनकम्प्रेसिबल होना चाहिए, ठीक है। एजम्पशन क्या क्या एजम्पशन हम लेके चलते हैं यहाँ पे, एजम्पशन है आपका क्योंकि जो फॉर्मूले में अभी पढ़ेंगे ना वो वाले कि फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप होता है, जो प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू शॉक होता है, वो ये एजम्पशन जब वैलिड होगा तभी हम यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो एजम्पशन एजम्पशन क्या लेते हैं कि फ्लूइड फ्लो इज, कुछ भी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। बीच बीच में आप कमेंट देख रहे हैं, फ्लूइड फ्लो इज इनकम्प्रेसिबल, तो ये हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल ऐसा जरूरी नहीं हमेशा हो, इसका क्या मतलब है समझाते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो फ्लूइड है जो फ्लो कर रहा है पाइप से या ओपनिंग से, उसकी डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है। इसका मतलब है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है। इसमें वेरिएशन आएगा तो फिर वो फॉर्मूला जो हम जनरलाइज करके लिखने वाले वो यूज नहीं कर पाएंगे, थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है। थ्रू आउट द फ्लो यानी जब तक हम फ्लो को ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड फ्लो का मतलब कि डेंसिटी ऑफ जो आपके फ्लूइड है उसका जो डेंसिटी है वो यूनिफॉर्म है थ्रू आउट द फ्लो, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो ये एजम्पशन जरूरी है जो हम अभी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। तो ये पहला एजम्पशन हो गया, ठीक है, इसको हमने बोल दिया ए। और एक और भी हम एज्यूम करते हैं, और क्या एज्यूम करते हैं कि जो आपकी ये जो पाइप है या फिर जहां से फ्लूइड फ्लो करेगा, तो मान लो ये पाइप है, तो फ्लो जो हो रहा है उसको कंडुइट स्विच बोलते हैं अपन, लेकिन वो आप समझोगे नहीं क्या बोल रहे हैं। कहाँ से हम लोग, कहाँ से ओपनिंग से ही फ्लो मानते हैं अपने एयर को, तो ओपनिंग आर रफ, ये जूम करते हैं। मतलब ऐसा नहीं ये मानना क्या है, ये हम मतलब मान के चलते हैं कि ऐसा रफ है, मतलब ऐसा नहीं है, ऐसा मत जूम कर लीजिएगा कि जो माइन ओपनिंग पूरी पूरी क्या है, फ्रिक्शन लेस है, कोई उसमें रफनेस नहीं है। तो रफनेस हम जूम करके चलते हैं और होता भी है एक्चुअली, ठीक है। तो एजम्पशन तो नहीं है लेकिन ठीक है, मान लेते हैं ओपनिंग आर रफ, ये तो होता ही है, इसमें एज्यूम क्या करना है, फिर भी ठीक है, लिख देता हूँ ओपनिंग आर रफ। ऊपर वाला एजम्पशन इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग आर रफ, ठीक है, जहां से क्या है फ्लो हो रहा है।
तो अब एक फॉर्मूले पे पहुंचते हैं, जब आपका फ्लो हो रहा होगा किसका, फ्लूइड का, किसके थ्रू, ओपनिंग से। देखिए कैसे, जैसे ये मान लो हम एग्जांपल के लिए क्या लेते हैं, जो ओपनिंग है उसको क्या ले लेते हैं, सिलेंड्रिकल ले लेते हैं। ओपनिंग किसी भी तरह की हो सकती है, हमें अभी उस पर नहीं जाना है। तो मान लो यहाँ से क्या है, फ्लो हो रहा है इसका, एयर का, क्योंकि हमें एयर के फ्लो की बात करनी है, यहाँ पे हमें वाटर फ्लो की बात तो नहीं करनी है, एटलीस्ट माइन की बात करें, माइन वेंटिलेशन की, ठीक है। अब ये क्रॉस सेक्शन वेरी कर सकता है, हमने यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन की बात करी है। तो यहाँ से जो फ्लो, ये मान लो एयर की जो यहाँ पे डेंसिटी है, रो जो है, ये क्या है, यूनिफॉर्म है, ठीक है। ये वेरी नहीं करना चाहिए इस एंटायर क्रॉस सेक्शन पे, ये यूनिफॉर्म है। और ये क्या है, रफ है। इनकी जो वॉल्स हैं, जहां से एयर जब फ्लो करेगा तो क्या है, वो होगा ना, टकराहट होगी ना, जो उसकी बाउंड्रीज को टच करेगा एयर, ऐसा तो है नहीं कि बीच से निकल जाएगा, उसकी बाउंड्रीज पे इंटरेक्शन तो होगा ना उसकी बाउंड्रीज के साथ, इस एयर के पार्टिकल्स का। तो दीज बाउंड्रीज आर, इस बाउंड्रीज की बात करें, इन बाउंड्रीज की बात करें, और जो सामने और पीछे जो बाउंड्रीज में होंगी सिलेंड्रिकल में, बाउंड्रीज आर रफ। इसी वजह से तो क्या है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है। यदि ये रफ ना हो, रफ इन द सेंस की पूरा का पूरा फ्रिक्शन लेस हो, आइडियल ये वो हो जाए, क्रॉस सेक्शन हो जाए, सिंपली एयर के पार्टिकल्स बिना किसी प्रेशर ड्रॉप के निकल जाए, तो आपका प्रेशर डिक्रीज ही ना हो। लेकिन ऐसा नहीं होता, कुछ ना कुछ रफनेस रहती है। तो बाउंड्रीज आर रफ, बाउंड्रीज आर रफ। चलिए ठीक है, तब इसके लिए फॉर्मूला देखते हैं कि वो प्रेशर ड्रॉप क्या होता है। तो मान लो यहाँ पे कुछ प्रेशर क्या था, P1, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उस एयर का कुछ ना कुछ प्रेशर होगा ना जब वो एंट्री कर रहा होगा ओपनिंग से, और एक सर्टेन डिस्टेंस के बाद यहाँ पे प्रेशर P2 है। तो इस पाइप से गुजरने के दौरान या इस ओपनिंग से जब एयर क्रॉस किया होगा, तो वो जो इंटरेक्ट किया होगा बाउंड्री से, अभी हम और ज्यादा क्या बोल सकते हैं, और भी टाइप के जो लॉसेस हैं वो एज्यूम नहीं कर रहे हैं। एज्यूम मींस उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि कुछ बेंड्स हो सकते हैं, बेंड्स की वजह से भी क्या है, कुछ न कुछ लॉस हो सकता है। और भी कई तरीके के क्या है, फैक्टर्स होते हैं जो प्रेशर को ड्रॉप करने में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अभी हम क्या एक ही फैक्टर मान रहे हैं कि किसकी वजह से, जो बाउंड्री से इंटरेक्शन हो रहा है, रफनेस जो है वॉल्स की, या इसको बोल सकते हो फ्रिक्शन है, उस एयर फ्रिक्शन या एयर ड्रैग, उसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रेशर ड्रॉप हो रहा है जब एयर यहाँ से यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, यहाँ पे P2 है, तो प्रेशर ड्रॉप को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, जब आपका प्रेशर ड्रॉप होगा, यहाँ से बोल सकते हो प्रेशर ड्रॉप जो है, प्रेशर ड्रॉप, क्या लिखोगे आप, क्योंकि ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मीन्स यहाँ का प्रेशर ज्यादा है, यहाँ कम है, गिर रहा है ना प्रेशर, डिफरेंस है। तो हम नेगेटिव में तो प्रेशर को नहीं लिखेंगे, तो ये हो जाएगा P1 माइनस P2। तो उसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा पी एफ, डेल्टा पी। और चूंकि अब प्रेशर ड्रॉप किसकी वजह से हो रहा है, बाउंड्रीज वॉल में क्या जो रफनेस है और जो एयर पार्टिकल्स उनके इंटरेक्शन के बीच में, मींस फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, तो डेल्टा पी एफ, ठीक है। चलिए, दिस इज योर प्रेशर ड्रॉप, ऐसा लिखते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगले वाले स्लाइड में देखते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होगा आपका, प्रेशर ड्रॉप आपको देखिए ध्यान से, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, ड्यू टू फ्रिक्शन इज गिवन बाय, इज कैसे दिया जाता है, डेल्टा पी एफ। तो उसको दूसरे कलर से इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा अंतर समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो डेल्टा पी एफ, ये प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से। लिखने का तरीका है, ठीक है, दिस इज इक्वल टू, तो सबसे फंडामेंटल फॉर्मूला है जो, जिसके जनरली हम यूज नहीं करते हैं, और वहीं से बाकी फॉर्मूले डिराइव होते हैं। तो उसका फॉर्मूला होता है एफ एल बाई डी, ऐसे लिखा जाए या सिंपली एफ एल बाई डी इंटू हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। ये दो टर्म्स मैंने जानबूझ के लिखा है, याद करने में थोड़ा आसानी होती है। तो यदि आप इस टर्म को देख के कुछ यदि रिमाइंड कर पा रहे हो, कुछ याद कर पा रहे हो, तो कोशिश करो कि क्या लिखा हुआ, हाफ रो वी स्क्वायर। तो आप आगे पढ़ोगे, दिस टर्म इज नथिंग बट वेलोसिटी प्रेशर, इसको हम क्या बोलते हैं,
वेलोसिटी प्रेशर भी बोलते हैं, वही है ना, हाँ प्रेशर ड्यू टू बोल सकते हो वेलोसिटी, ठीक है। या तो ये टर्म है, तो इसको थोड़ा सा और यदि हम सिंप्लीफाई करें तो इसको और क्या लिख सकते हैं, एल बाई डी इंटू प्रेशर ड्यू टू वेलोसिटी, ठीक है। ये पूरा का पूरा टर्म हाफ रो वी स्क्वायर किसके बराबर होता है, वेलोसिटी प्रेशर के बराबर। वेयर, अब हमें यहाँ पे ये जानना है व्हाट इज एफ एल डी रो वी, ये होता क्या है, ये हमें पता होना चाहिए ना। वेयर, देखिए इस पे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं इस पे, और इस साल भी इस पे नहीं, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करने के बाद जो एक फॉर्मूला आता है उस पे क्वेश्चन सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क्स का आया था। तो उसमें कुछ नहीं, एक लाइन में आपने वो वैल्यूज डाली, आंसर आ गया, इतना इजी क्वेश्चन था। पर एफ इज, अब ये एफ पे बहुत कंफ्यूजन है, उसको समझते हैं ये एफ क्या है यहाँ पे। एफ क्या है आपका, डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर होता है, ठीक है। एफ इज डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला दिया होगा, उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है इसमें। डार्सीज फ्रिक्शन फैक्टर, उसके बाद दिस एल, देन डी, देन योर रो, देन योर वी, ये टर्म्स है। बाकी ये तो हमने बता ही दिया है, दिस इज वेलोसिटी प्रेशर, यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज वेलोसिटी, ठीक है। अब ये टर्म्स हम देख लेते हैं क्या क्या है। तो ये क्या होता है आपका, एल की तो बात करें तो जो जिस भी डक्ट से फ्लो हो रहा है उसका लेंथ हो जाएगा, एल इज द लेंथ, इसके बाद डी इज द डायमीटर, यहाँ पे इफेक्टिव डायमीटर वही है, इफेक्टिव डायमीटर का मतलब आप समझ पा रहे होगे ना, कि यदि वो जो क्रॉस सेक्शन है यूनिफॉर्म नहीं है और सर्कुलर नहीं है तो उस केस में हम ये यूज करेंगे फॉर्मूला 4a/p का, तो हमने पहले ही बता दिया था। इफेक्टिव डायमीटर, इफेक्टिव डायमीटर, रो इज योर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, क्या लिख रहे हैं, रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, v is the average velocity, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। समझ पा रहे हो, क्लियर है क्या, क्या हुआ, बच्चे कम हो रहा है इसका मतलब ये बोरिंग हो जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है ना। जब तक चीजें आसान थी वहां तक चीजें समझ में आ रही थी, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्या एक्सप्रेशन, क्या ही है, मतलब इसको याद नहीं करना है, याद जो करना है वो हम वहां पे स्टार मार्क करेंगे। यार मैंने लिखा क्यों है, क्योंकि यहीं से वो फॉर्मूले डिराइव्ड होते हैं। और भी पहले इसके और भी थोड़ा सा है, इसके पहले भी जाओगे तो और भी डिफरेंट है फॉर्मूला, पर हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बताया आपको कि जो प्रेशर ड्रॉप होता है ड्यू टू फ्रिक्शन क्या होता है, एफ एल बाई डी हाफ रो वी स्क्वायर, वेयर small f is Darcy's friction factor, L is the length, D is the effective diameter, that is 4a/p, rho is the density of air, फ्लूइड यहाँ पे हमारे केस में एयर ही है ना, फ्लूइड क्या लिखे हैं एयर, ठीक है। और v इज नन बट एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसका डायरेक्ट यूज नहीं आता, इसके आगे जो फॉर्मूले हैं उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए अब इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाता है, किस फॉर्म में देखिएगा, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस डेल्टा पीएफ को और क्या लिख सकते हैं, तो देखिए क्या लिख सकते हैं, आगे चलते हैं क्या लिखते हैं वो देखिए। तो आपका जो डेल्टा पीएफ जो है उसको हम लिखते हैं उसी फॉर्मूले को, उसी को मॉडिफाई करते हैं और यह आता है के एस, ये आपके काम का है, के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू। इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, के एस बी स्क्वायर बाई, इस फॉर्मूले को हम कहेंगे आप रट के रखिए, इसको डिराइव करने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम, ठीक है। इसीलिए इसको हम स्टार मार्क यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि इसको याद करना है, वो प्रीवियस वाले को याद करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे के क्या होता है, के यहाँ पे होता है, यहाँ पे जो के है उसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, या बोल तो कुछ भी सकते हैं पर यहाँ दिक्कत होती है, इसके डायमेंशन को याद रखिए, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और इसकी जो डायमेंशन होती है, या डायमेंशन नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोले, अच्छा क्लियर है, ठीक है।
तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है यहाँ पे, इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, इसकी यूनिट होती है न्यूटन NS2 न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर की पावर -4। ठीक है, उसकी डायमेंशन कुछ ऐसे दिखती है, मतलब कहीं भी यदि आपको ये वाला टर्म दिखा, यदि होता क्या है, एक और फॉर्मूला वहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि whether वो आर है, क्योंकि एक और फॉर्मूला आएगा डेल्टा पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, तो उनको लगता है कि वो जो वैल्यू दे रखे हो के है कि आर है, तो वो हम कैसे पहचानेंगे, यूनिट से। जिस इस के की यूनिट क्या होती है या डायमेंशन न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पावर -4। कहीं भी यदि ऐसा लिखा है इसका मतलब वो इस के की बात कर रहा है, ना कि आगे वाले जो हम आर समझने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद एस क्या है, लेंथ इनटू पेरीमीटर। ठीक है, एस इज लेंथ इनटू, तो इसको बेसिकली आप एस को क्या बोल सकते हो, या अब देखो ये हमने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा है, क्योंकि यदि हम अभी आपको यहाँ पे बता दें कि एस क्या होता है, कि जो रबिंग सरफेस है उसका एरिया है, तो वो आप याद तो रखोगे अभी, लेकिन बाद में भूल जाओगे निकालना कैसे है। तो चलो इसका हम फॉर्मूला सीधे लिख देते हैं क्या, ठीक है, जिससे कि वो भूले ना, वो ना याद रहे कि क्या है, लेकिन फॉर्मूला लगाते बने। कई बच्चों से एस का वो मतलब ही भूल जाते हैं और इस सिंपल फॉर्मूले में रख ही नहीं पाते हो। तो एस जो है बेसिकली क्या है, एरिया है रबिंग सरफेस का, एरिया है रबिंग सरफेस का, और इसका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू पेरीमीटर। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसको उसमें डाल के देखना है। ठीक है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे। क्यू इज द फ्लो रेट, और थोड़ा सा दो अलग अलग फॉर्मूले देख रहे हो, उसकी यूनिट किसमें होती है, मीटर क्यूब पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्यू को कैसे लिखते हैं, यदि आपने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है, पढ़ी होगी, क्यू को आप ऐसे भी लिख सकते हो, तो यहाँ पे ना लिख के वहीं पे लिख के बताएंगे। चलिए, क्यू को लिख सकते हो आप ए बाई ए इंटू बी एक्चुअली। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्यू। क्यू को v के टर्म में कैसे हम, क्योंकि यहाँ पे जैसे क्यू की वैल्यू आप ये डालोगे, देखो ए इंटू बी डालोगे, आप देखना ध्यान से, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर से एक ये कटा तो नीचे बचा, ऊपर बी स्क्वायर हो गया, तो उसी को हमने लिखा इस फॉर्मूले को। और नया टर्म जो एक और बचा, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो हर एक टर्म को इसमें जानना जरूरी है, चारों टर्म्स इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, चलिए, आई होप ये फॉर्मूले को हमने क्यों स्टार मार्क कर रखा, आप समझ पा रहे हो। अभी आपको दिखाएंगे कि कई सारे क्वेश्चन सीधे इस फॉर्मूले पे आए हुए हैं, या फिर इसका इनडायरेक्ट यूज है, ये सीधा नहीं आया है। तो ठीक है, यूनिट, क्या यूनिट नहीं समझ में आ रही है क्या, एक बच्चे ने लिखा यूनिट, क्या दिक्कत है, ये गलत लिखा है हमने, NH2m-4, ये तो यही होता है इसका यूनिट, जो के है, इसका के जो है यही होता है न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पावर -4। डाउट है क्या इसमें, बताइए। ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है, इस वजह से हमने थोड़ा सा इस पे टाइम लिया। बताइए, कुछ डाउट है क्या किसी को, किसी पॉइंट पे। बोल नहीं रहे हो आप लोग, ऐसे कैसे पता चलेगा हमें, हम तो बता दे रहे हैं। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है, तो काफी फॉर्मूले को याद रखना है। अच्छा, एकदम क्लियर है, थोड़ा भी डाउट नहीं है, अच्छी बात है। चलिए, अच्छी बात है। तो ये फॉर्मूला एक्चुअली आता है यहाँ से, डिराइव्ड है यहाँ से, इसलिए हमने थोड़ा सा बताया। और क्या है ना कि ये भी कहीं और से ही आता है, इसका डेरिवेशन पे हमें नहीं जाना है, इसका डेरिवेशन यदि बताने लगेंगे तो वो काम का भी नहीं है, और उससे आप कनेक्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेट में ऐसा कुछ कभी नहीं पूछा है कि उस डेरिवेशन में जरूरत पड़े, सीधा इसकी भी जरूरत कभी नहीं पड़ी है। जरूरत किसकी पड़ी है, इसकी पड़ी है, इस वजह से इसको हमने क्या थोड़ा सा काम आकर के बता दिया। तो यहाँ से यहाँ कैसे पहुंचेंगे, इस फॉर्मूले में यहाँ पे वैल्यू डालिएगा तो यहाँ से आप पहुंच जाइएगा। एस आपको पता होना चाहिए क्या है, वेटिंग सरफेस या रफ सरफेस का एरिया, इसको लिखते हैं लेंथ इनटू पेरीमीटर। के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेयर द यूनिट ऑफ के इज न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पावर -4, ए इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। और इसके क्वेश्चंस अभी आगे वाले जो क्लास है उसमें न्यूमेरिकल्स जितना भी हमने पढ़ा है अभी उसको करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़े। तो
ये हमने कर लिया। अब क्या देखते हैं, अब ये तो प्रेशर ड्रॉप किसकी वजह से हुआ है, दिस इज ड्यू टू फ्रिक्शन। पर क्या ऐसा जरूरी है केवल फ्रिक्शन की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो, ऐसा जरूरी नहीं है। और भी फैक्टर्स हैं, जैसे शॉक लॉस भी होता है, जैसे ये तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शन लॉस, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं दिस डेल्टा पी इज आल्सो नोन एज फ्रिक्शन लॉस, अलग कलर से लिख देते हैं, जिससे कि कभी गेट में पूछ दे फ्रिक्शनल लॉस क्या है तो आप कंफ्यूज मत हो जाइए, टर्म ही हमने नहीं बताया गया। दिस डेल्टा पीएफ इज एक्चुअली फ्रिक्शनल लॉस, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं फ्रिक्शनल लॉस। फ्रिक्शनल लॉस, ठीक है। तो प्रेशर ड्रॉप किसकी वजह से हुआ, फ्रिक्शन की वजह से। वो फ्रिक्शन कहाँ से आ रहा है, जो बाउंड्री वॉल से जब एयर के पार्टिकल्स इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि रफ वॉल्स हैं तो वहां पे कुछ ना कुछ उनका प्रेशर डाउन हो रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से हो रहा है। क्लियर है क्या? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इस पे भी न्यूमेरिकल अच्छे करने वाले हैं। अभी क्या पूरा एकदम ये जितना भी कॉन्सेप्ट है ये पढ़ लेते हैं थोड़ी, फिर इसके बाद एक साथ न्यूमेरिकल करेंगे। और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑलरेडी इसमें रहेंगे, उसमें हमें लिखना ना पड़े, अदरवाइज टाइम जाएगा। पीपीटी के फॉर्म में रहेंगे, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या देखना था हमें, क्या है, शॉक लॉस, ठीक है। अगला हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, अभी हमने क्या है फ्रिक्शनल लॉस पढ़ा, शॉक लॉस पढ़ते हैं, वो कैसे निकालते हैं, शॉक लॉस, ठीक है। तो जिस तरीके से अभी जो प्रेशर ड्रॉप हुआ किसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से, या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, तो सिमिलरली होता क्या है कि शॉक कैसे मतलब जनरेट होता होगा। सोचो, कुछ देर के लिए एज्यूम करो कि एक वो है माइन ओपनिंग है, तो ऐसा तो नहीं है ना कि वो ओपनिंग ऐसी होगी कि बिल्कुल एकदम सिलेंड्रिकल फॉर्म में है, वो एकदम कहीं पे भी डेविएट नहीं हो रहा, मतलब कहीं पे बेंड्स नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं तो पॉसिबल है ना कि बेंड्स हो, या उसका जो शेप है चेंज हो जा रहा हो। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही बेंड कहीं पे भी एयर ने क्या किया, ऑब्जर्व किया, वहां पे भी क्या है लॉसेस होते हैं, प्रेशर ड्रॉप होता है। तो इसी तरीके के ड्रॉप को क्या बोलते हैं हम, क्या शॉक लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो कहीं पे भी यदि एयर फ्लो के डायरेक्शन में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरीके का, बेंड क्रिएट हो गया, या वहां पे जो शेप अचानक से चेंज कर गया एकदम सडनली, तो उसकी वजह से भी क्या है कि कुछ न कुछ जो एयर के पार्टिकल्स उनका जो प्रेशर वो ड्रॉप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनके फ्लो में क्या ऑब्स्ट्रक्शन आ गया। ड्रॉप का मतलब क्या है, क्यों प्रेशर ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि उनका जो फ्लो है, जो उनका पाथ है वो क्या है, क्लियर नहीं है, कुछ ना कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अभी ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ से आ रहा था कि वो जाके हिट कर रहे थे किसको, बाउंड्रीज को, बाउंड्रीज रफ थी, उसकी वजह से कुछ ड्रॉप को उनका कुछ न कुछ प्रेशर, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से। अब क्या है, सॉफ्ट रेजिस्टेंस आ गया, तो वही है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं। तो डेल्टा, इसको रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो, कहीं पे ऐसा दिया नहीं है पर हम याद करने के लिए क्या है यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा पी सॉफ्ट, ठीक है ना। ऐसा कहीं दिया नहीं है कन्वेंशन कि आप ढूंढने लग जाओ, हमने बस अपने तरीके से लिख दिया है। तो उसका फॉर्मूला होता है, दैट इज, व्हाट इज दिस, अभी देखते हैं, इनटू हाफ रो वी स्क्वायर। तो अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे कि जो हमने पहले फॉर्मूला बताया था आपको, जस्ट अभी ये वाला फॉर्मूला देखिए, उसमें भी ये वाला टर्म था हाफ रो वी स्क्वायर वाला। बस ये टर्म ऐसा था कि इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो जस्ट के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू लिख लिया। तो ये वाला टर्म तो उसमें भी था, ठीक है। तो उसको और भी ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, दिस इनटू, ये बेसिकली क्या होता है, शॉक फैक्टर होता है इनटू पीवी, दैट इज वेलोसिटी प्रेशर। तो इसको भी हमें याद रखना है, ठीक है। ये भी क्या है, स्टार मार्क कर लो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, इस पे पूछा जा सकता है। तो शॉक की वजह से जो प्रेशर ड्रॉप होगा क्या होगा, साई, या इसको शॉक फैक्टर बोलते हैं, इनटू हाफ रो वी स्क्वायर। तो यदि इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो दिस इज आल्सो वेलोसिटी प्रेशर। तो यहाँ पे ये क्या है, जो बड़ा सा एक्स जैसा सिंबल है, दिस शॉक फैक्टर, ये ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है। तो इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन में दिया होगा, निकालना नहीं है आपको। फिर बाकी ये तो पता ही है आपको। तो रो अगेन इज द डेंसिटी ऑफ एयर, आप चाहो तो उसको याद भी रखो। जो एयर की स्टैंडर्ड डेंसिटी होती है वो क्या होती है, अराउंड 1.2 केजी पर मीटर क्यूब होती है। तो यदि यहाँ वैल्यू डाल दो तो 1/2 इंटू 0.2 कितना होगा, 0.6। तो कुछ कुछ बुक्स में आपको क्या मिलेगा, सिंपल फॉर्मूला 0.6 टाइम्स एक्स वी स्क्वायर में दिखेगा, ठीक है। तो उस तरीके से अब, पर गेट कहीं ऐसा करे कि उसने बोल दिया कि
एयर की डेंसिटी क्या है 1.3 है, तब तो फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा जो हमने बताया है। इसलिए थोड़ा फंडामेंटल तरीके से याद रखिए, इसका मॉडिफाइड वर्जन मत याद रखिए। डेंसिटी ऑफ एयर और v इज द वेलोसिटी। तो हम बार बार एवरेज लिख रहे हैं क्योंकि इसी का यूज हम करते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ क्या बोल सकते हैं, फ्लूइड या एयर बोल लो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है क्या, डेल्टा पी शॉक एडीज बेंड, ठीक है। हाँ हाँ, कई सारी चीजें हैं, बेंड्स की वजह से बेंड क्रिएट हुआ, एडीज क्रिएट हुई। अब ये क्या है, थोड़ा इसको और आगे देखेंगे, जब हम वो क्या है बेंड फैक्टर वगैरह निकालेंगे तब समझेंगे कि कैसे आता है, ठीक है। अभी के लिए इस फॉर्मूले को याद रखिए कि जब भी शॉक लॉस की हम बात करेंगे तो जो प्रेशर डिफरेंस या प्रेशर ड्रॉप क्रिएट होता है शॉक की वजह से, वो आता है एक्स टाइम्स, या इसको जाई बोल दो तो ये शॉक फैक्टर इनटू हाफ रो स्क्वायर। दिस इज आल्सो इक्वल टू पीवी। पीवी इज वेलोसिटी प्रेशर, यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्या है पीवी। दिस इज, ये हमने पहले ही बताया, दिस इज वेलोसिटी प्रेशर, वेलोसिटी प्रेशर। इसको डायनेमिक प्रेशर भी बोलते हैं, उतना ज्यादा नॉमेनक्लेचर पे मत जाइए, ठीक है। क्लियर है ना ये स्लाइड, आगे बढ़े, आगे बढ़ा जाए कि नहीं, क्लियर होगा ना, उम्मीद तो कर रहे हैं क्लियर है। कोई डाउट है तो बताइए, कोई डाउट है क्या, ये कुछ भी डाउट होगा तो आपको बताते रहना बीच में, हमें पता नहीं चलेगा, हम तो आगे बढ़ते जाएंगे। तो चला कि आगे बढ़ने के चक्कर में कुछ चीजें हम छोड़ जाएं, ऐसा नहीं करना चाहते, ठीक है। तो क्लियर। अच्छा, एक चीज हमने यहाँ पे बताई नहीं, क्या है कि एक टर्म होता है एटकिंसन इक्वेशन, तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ कि ये तो हमने बताया है नहीं, ऐसा बोल सकते हो ना। तो ये जो हमने पहले पढ़ाया है ये चीज, दिस इज नोन एज एटकिंसन इक्वेशन, ठीक है। ये पता होना चाहिए, यहाँ पे लिख देना जरूरी है, वो भी अलग कलर से लिखना ही पड़ेगा हमें, है ना। चलो, और कोई कलर ही नहीं मिलता, तो इसको और क्या बोलते हैं हम, इसको हम एटकिंसन इक्वेशन भी बोलते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अदरवाइज कभी गेट में ऐसा पूछ दिया कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एटकिंसन इक्वेशन, और चार फॉर्मूले दिए, उसमें एक फॉर्मूला ऐसा भी दिख रहा है, पर आपने तो पढ़ा ही नहीं है क्योंकि हमने पढ़ाया ही नहीं है। पर इसीलिए यहाँ पे बताना जरूरी है, एटकिंसन इक्वेशन ये इसको बोलते हैं, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, इस वजह से यहाँ पे बताना भूल गए थे हम। चलिए, तो ठीक है, अब चलिए एक और चीज देख लेते हैं, क्या होता है, तो यहीं पे बता देते हैं, उसका यूज तो आगे है पर बताना हमें यहीं पे जरूरी समझ रहे हैं हम। क्यों जरूरी समझ रहे हैं, क्योंकि वहां पे आता है कंफ्यूजन, तो उस कंफ्यूजन को हमें लगता है यहीं पे दूर करना जरूरी है। क्या कि आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा है कि इस वाले फॉर्मूले को, जो प्रेशर ड्रॉप है अक्रॉस द डक्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस, वो क्या होता है के क्यू स्क्वायर बाई ए क्यूब। पर यदि इसको और भी थोड़ा मॉडिफाई करें और ज्यादा जनरलाइज करें, तो इस फॉर्मूले को और क्या लिखा सकता है, तो डेल्टा पी इज ऑल्सो, तो इसको हम एक नए टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं स्क्वायर लॉ ऑफ माइंड मेंटेनेंस, ठीक है। स्क्वायर लॉ ऑफ माइंड वेंटिलेशन, ठीक है। ये देखो यहीं पे बता रहे हैं, जरूरी है, देखिए क्या है ये क्या है ना, जो अभी हमने प्रीवियस फॉर्मूला पढ़ा है टेंशन इक्वेशन, डेल्टा पी एफ इज के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, उसी को और मॉडिफाई करोगे तो आप यहाँ पे पहुंचोगे, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, स्क्वायर लॉ ऑफ माइनस वेंटिलेशन की जो प्रेशर ड्रॉप होगा अक्रॉस द स्प्लिट्स डक्ट्स, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, स्क्वायर ऑफ द एयर फ्लो रेट के, ठीक है। तो वो सिंपली बोलता है कि डेल्टा पी एफ प्रेशर ड्रॉप होगा दैट, उसको सिंपली डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं, टैप से करो कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू स्क्वायर, और क्यू हमने ऑलरेडी बता रखा है, फ्लो रेट है, एयर फ्लो रेट है ना। तो इसको, ये आता वहीं से है, जस्ट प्रीवियस जो अभी हमने स्लाइड देखी उसमें, उसको आप बोल सकते हो डेल्टा पी
इज इक्वल टू, एफ यहाँ से हटा दो तो भी दिक्कत नहीं है, अब आप समझ रहे होगे ना, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही चीज है तो क्यों नो को। तो डेल्टा पी, यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी चाहिए यदि ये सिंबल हटाना है, तो दैट इज आर इंटू क्यू स्क्वायर। तो दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये इस आर को भी हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ, क्या बोल सकते हो इसको, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट ही बोलते हैं यहाँ पे भी। वहां पे हमने क्या बोला था, प्रीवियस स्लाइड में क्या कहा था, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोला था, ठीक है। चलिए एक ही बात है, कोई अंतर नहीं। तो यहाँ पे आर क्या होता है आपका, इसको बोल सकते हो, और किस नाम, हाँ ठीक है, पी इक्वल टू आर क्यू स्क्वायर, करेक्ट। फॉर्मूला, ट्रिक फॉर्मूला याद रखने का, कैसा ट्रिक भाई, फंडामेंटल नहीं पता रहेगा, ट्रिक कैसा ट्रिक बता दें, इतना कोई बड़ा फॉर्मूला है क्या इसमें ट्रिक बताने की जरूरत है, तो कोई बड़ा फॉर्मूला तो नहीं ट्रिक बताना पड़े, ठीक है। तो इसको भी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ही बोलते हैं, रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट बोलते हैं। क्या लिखते हैं, क्योंकि क्या आप इसकी इस पे नहीं जाना है कि आर को बोलते क्या, वहां से क्या है कि कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ही बोल देते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इसको ही बोला जाता है। देख लेते हैं और किस नाम से इसको जानते हैं, अदरवाइज आप हो कंफ्यूज है तो पता है। चलो तो आर क्या होता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और क्या क्या बोल देते हैं, तो एयर वे के रेजिस्टेंस के रूप में आपको बता देते हैं। दिस इज बेसिकली रेजिस्टेंस ऑफ एयर, जिस भी एयर से के हम फ्लो की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ एयर वे, ठीक है। और यहाँ पे आर की जो यूनिट होती है क्या होती है, NS2, ऐसे नहीं लिखेंगे, इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट यूनिट क्या होती है, यूनिट इज NS2, ये याद रखना पड़ेगा आपको, क्या सीधे पूछ सकता है NS2। तो आप कैसे फर्क करोगे दोनों में कि कौन सा के है कौन सा आर है, तो यूनिट वहां पे दिया होता है, गेट देता है यूनिट, नहीं देगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। जब भी NS2M-4 होगा तो के का है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की बात कर रहा है, और जब भी यूनिट होगी NH2M- मतलब एयरवे के रेजिस्टेंस की बात कर रहा है, ठीक है, ध्यान समझेंगे। और क्यू क्या है, फ्लो रेट, इसका बहुत यूज है पूरे वेंटिलेशन सर्किट से लेके, मतलब ये फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, इसलिए चलो इसको 3 स्टार लगा देते हैं, ये तो भूलना ही नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो यदि गलती से भूल गए तो वेंटिलेशन के कई सारे क्वेश्चन में फंस जाओगे। फ्लो रेट, और ये होता किसमें है, मीटर क्यूब पर सेकंड। इसको चाहो तो ऐसे बदल सकते हो, क्यू इज ऑल्सो इक्वल टू, अभी हमने बताया ए इंटू बी, एरिया इंटू वेलोसिटी, ये भी याद रखना। क्लियर है क्या फॉर्मूला, उसकी जरूरत नहीं है यार, ऐसे गेट में क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप जैसे एक बच्चा बोल रहा है, एक मूर करके एक यूनिट है, देखिए वो सब यूनिट क्या आउटडेटेड हो चुकी है, वो यूज नहीं होती है। और आपको थोड़ा हम क्लियर करके बता दें, तो यदि गेट ने दे दिया कि उस यूनिट में मूर करके को यूनिट दे दी है, तो ये मान के चलो कि उसका कन्वर्जन फैक्टर भी दे देगा, यानी वो बता देगा कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है। तो जो स्टैंडर्ड यूनिट है उसी को याद रखिए, ठीक है, वो है कुछ बुक्स में है, पर उससे गेट ने कभी पूछा नहीं है, और ना उस यूनिट में यदि गेट पूछेगा तो उसकी वैल्यू दे देगा, कैसे उसको स्टैंडर्ड यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो उतना पीछे उतना मत जाइए, उतना कंफ्यूज, इतना सारा जरूरत से जो मतलब अनावश्यक चीजें उस पर मत जाइए, जो जरूरत की चीजें उसी पे स्टिक करिए, ठीक है। अदरवाइज क्या है कि बहुत कुछ पढ़ने के लिए वो भूलते जाओगे आप, जो काम की चीजें, इतना नहीं मतलब वो करना होता, लोड मत लीजिए, अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट है वही भूल जाओगे तो क्या करोगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या हमने बताया, ठीक है। चलिए एक और चीज देख लेते हैं अब, ये हमने देख लिया, स्क्वायर लॉ ऑफ माइंड वेंटिलेशन देख लिया, क्योंकि अगले अगले वाले क्लास में हम क्वेश्चन ही करेंगे ढेर सारे, ठीक है, उसमें थोड़ा सा ही बोल सकते हो कि थ्योरी देखेंगे, पर जितना भी हमने टॉपिक्स पढ़ा इस पे क्या है, कई सारे क्वेश्चन गेट में आए हुए हैं, तो कुछ तो क्वेश्चन हमें देखने पड़ेंगे ना, अदरवाइज आप समझोगे कैसे कि कैसे लगाना है इसको, कैसे लगाना है इस वाले फॉर्मूले को, तो वो हम देखेंगे उसमें क्या क्या कैसे निकालते हैं, एस कैसे निकालते हैं, क्यू कैसे निकालते हैं, की कैसे दिया होता है, एरिया क्रॉस सेक्शन कैसे निकालते हैं, तो एक दो क्वेश्चन तो देखने पड़ेंगे हम। और क्या दिखाना था, हाँ, एक प्रेशर ड्रॉप को फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस की वजह से, और एक प्रेशर ड्रॉप हमने पढ़ा किसकी वजह से, शॉक रेजिस्टेंस की वजह से। तो यदि मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया है
तो उसने पूछा है कि टोटल प्रेशर ड्रॉप बताना है ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एज वेल एज ड्यू टू शॉक रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे, सिंपली क्या है दोनों का क्या कर दोगे, सिंपली सम कर दोगे, ठीक है। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप यदि हमें लिखना हो तो आगे वाले स्लाइड में लिखते हैं क्या होगा टोटल प्रेशर ड्रॉप। टोटल प्रेशर ड्रॉप वो कैसे निकालोगे आप, टोटल प्रेशर ड्रॉप, ठीक है। कभी गेट में पूछ सकता है ना क्वेश्चन को थोड़ा सा लेंथी बनाने के लिए, तो वहां पे क्या करोगे आप, सिंपली दोनों का समेशन। तो डेल्टा पीटी, पीटी इज द टोटल, दिस इज इक्वल टू पहला टर्म डेल्टा पी एफ, दैट इज प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू फ्रिक्शन, प्लस डेल्टा पी एस, या इसको शॉक बोल दो, प्रेशर ड्रॉप ड्यू टू शॉक। तो इसका फॉर्मूला क्या है, अभी हमने बताया के एस क्यू स्क्वायर बाई ए क्यू, प्लस इसका फॉर्मूला क्या है जाई इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। ये सब टर्म्स आपको दिए होंगे। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप निकालना हो इन दो फैक्टर्स की वजह से तो ऐसे निकलेगा, ठीक है। क्लियर है क्या, इसको भी ये भी आप याद रखिए, ठीक है। क्लियर है क्या कि हमें दोनों टर्म्स की वजह से प्रेशर ड्रॉप निकालना पड़ जाए, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस एज वेल एज शॉक रेजिस्टेंस। तो क्या करेंगे, सिंपली सम कर देंगे तो हमें तो क्या मिल जाएगा, टोटल प्रेशर ड्रॉप। क्लियर है क्या, ये फॉर्मूले अलग अलग दिख सकते हैं, इनकी शक्ल सूरत बदल सकती है, इसीलिए इस वाले को याद रखिए आप। ये अलग जैसा दिया हुआ क्वेश्चन उसके हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आर वर्सेस के एक बार, अच्छा क्लियर नहीं हो क्या आर वर्सेस के, डाउट है क्या, क्या डाउट आर वर्सेस के में। देखो सिंपल हमने याद रखने का तरीका बताया है, क्या बताया है कि जब भी आपको आर दिखे, आर, तो ये वो आर कैसे पहचानोगे, क्योंकि क्या है कि कभी कभी होता है ना कि सेम नेम से नॉमेनक्लेचर सेम रखता है। तो आर की यूनिट क्या होती है, जो डेल्टा पी इक्वल टू आर के स्क्वायर पढ़ा हमने, वो होती है उसकी न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पावर -8, और जो की होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसकी यूनिट होती है NS2 न्यूटन सेकेंड स्क्वायर मीटर पावर -4, ठीक है। ये इस तरीके से याद रख सकते हो आप कि गेट में यदि के लिखेगा तो उसकी यूनिट लिखेगा ना उसके आगे कि उसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, फला फला न्यूटन सेकंड स्क्वायर मीटर पावर -4 है, या आर की वैल्यू NH2m-8 है। तो आर है के है, कैसे पहचानोगे, यूनिट से पहचान लोगे, ठीक है। क्योंकि होता है कि नाम से पहचानने में दिक्कत होती है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो हमने ये थोड़ा थोड़ा इसकी थ्योरी देख ली है, इसमें और भी सारी चीजें हैं कि इक्विवेलेंट लेंथ कैसे निकालते हैं, वो थोड़ा सा हम आगे देखेंगे, या फिर अभी देख लें क्या इक्विवेलेंट लेंथ कैसे निकालते हैं। क्योंकि आगे की क्लास में हम क्या है ढेर सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, मतलब एटलीस्ट 5-6 क्वेश्चन तो करेंगे इससे रिलेटेड, जितना भी हमने पढ़ा है। रेनॉल्ड्स नंबर हो गया, फ्लो का नेचर कैसे निकालते हैं, फिर कैसे फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप कैसे निकालते हैं, और वो स्क्वायर लॉ ऑफ माइनर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या, कंटिन्यू करें, चलिए ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट आता है, अभी टाइम है हमारे पास, तो कॉन्सेप्ट एक बार देख लिया जाए क्या है, वो क्या पढ़ाने वाले थे आपको, भूल गए। हाँ, इक्विवेलेंट लेंथ, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाँ उसको कर देते हैं, ठीक है। देखिए अगला हमारा वो है टॉपिक है इक्विवेलेंट लेंथ, जिससे क्या है कि क्वेश्चन एक साथ हम कर पाए। तो देखिए चलिए समझते हैं इसको, थोड़ा सा क्या है टेक्निकल है, तो मतलब थोड़ा एक बार आप समझ जाओगे तो फिर क्या है सीधा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, यदि नहीं भी समझते तो फंडामेंटल तरीके से भी बन जाएगा। इक्विवेलेंट लेंथ निकालना कैसे निकालते हैं, इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेशन, इसे एक बार गेट में आया 14-15 में, इक्विवेलेंट लेंथ कैलकुलेशन, ठीक है। कोई बच्चा है उसका बेसिक क्लियर है तो भी ये क्वेश्चन बना लेगा, टाइम लगेगा, बस इतना ही है। बाकी ऐसा नहीं है कि इसका कोई फॉर्मूला आपको दे देंगे तो याद कर लीजिए आप, है फॉर्मूला तो भूल जाओगे आप, ये श्योर है, इतने सारे फॉर्मूले हैं। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब पहले मतलब समझिए इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है, इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है। तो इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कैसे समझाया जाए इसको, डायग्राम समझाते हैं, ऐसे बता के समझा पाना थोड़ा मुश्किल है। मान लो कोई एयरवे है, ऐसा एयरवे या डक्ट ऐसा कुछ है, ध्यान से देखिएगा,
ऐसा कुछ है। पहले तो स्ट्रेट था, तो पहले क्या हुआ, सिंपली फ्रिक्शनल प्रेशर ड्रॉप हुआ होगा, बाद में एक बेंड हमें दिखा। ठीक है, ऐसा कुछ है, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है। ठीक है, चलिए इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक जो बेंड से पहले की जो लेंथ है वो है मान लो L1। ठीक है, और हमें इस लेंथ से मतलब नहीं है, ये बेंड से मतलब है, दिस बेंड इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक हमारे पास बेंड दिया हो, जहाँ जो आपका मतलब जो भी पाइप या बोल सकते हो डक्ट है वो क्या है, वहां से बेंड है या थोड़ी सी डिस्टर्ब है, वहां पे से क्या है, मुड़ा हुआ, क्योंकि रिक्वायरमेंट ऐसी है, आपके पास वही नहीं है, स्पेस ही ऐसा नहीं है कि आप स्ट्रेट लेके जा पाओ। ठीक है, तो हमें हमें क्या है, एक बेंड क्रिएट करना पड़ेगा। उस बेंड की वजह से भी क्या है, जब एयर पास होगा तो उसको क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करने पड़ेंगे, शॉक रेजिस्टेंस आएगा इसकी वजह से। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा एक्युमुलेशन होगा, बहुत सारे पार्टिकल्स आपस में क्या करेंगे, एक एडीज क्रिएट कर देंगे, ऐसे मतलब कई सारे पार्टिकल्स आएंगे यहाँ पे, एकदम इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, प्रेशर ड्रॉप हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, कई सारे, तो इसको हमने बोल दिया बेंड यहाँ पे। ठीक है, इस लेंथ को एल बोलते हैं, L1 क्या ही बोल रहा है। ठीक है, दिस इज योर एल। चलिए अब देखिएगा ध्यान से, ये एक सिनेरियो है। अब देखिए इसी के इक्विवेलेंट हम एक और केस बनाते हैं। क्या मानते हैं कि दूसरा एक वो है या डक्ट है। ठीक है, अरे इसको हमने क्यों वो कर दिया, चलिए ऐसा देखिएगा इसको। ठीक है, ऐसा कुछ है। ठीक है, सिमिलरली इसमें भी ऐसा, यहाँ से एयर फ्लो हो रहा है और यहाँ से एयर बाहर निकल रहा है। इसका जो क्वांटिटी क्या है, क्यू है यहाँ पे, तो क्यू ही तो यहीं पे भी निकलेगी ना, क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाली है, क्वांटिटी तो सेम रहने वाली है। यहाँ पे भी क्यू है, यही क्यू यहाँ पे बाहर निकल रहा है। ठीक है, इसकी लेंथ हमने एल डैश बोल दी। दिस एल डैश इज बेसिकली नोन एज इक्विवेलेंट लेंथ। तो इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है, व्हाई वी आर कॉलिंग दिस लेंथ एज इक्विवेलेंट, मतलब कुछ तो सेंस होगा ना, क्या सेंस है वो समझते हैं। तो मान लो एक ऐसा एयरवे है जहां पे एक तो स्ट्रेट क्रॉस सेक्शन है और एक कहीं पे पर्टिकुलर पोजीशन पे क्या बेंड है, तो इसके करस्पॉन्डिंग टोटल प्रेशर लॉस होगा इस इसकी वजह से, सबसे पहले फ्रिक्शन की वजह से प्लस इस बेंड की वजह से टोटल प्रेशर ड्रॉप होगा। तो क्वेश्चन में बोलता है कि इसके करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर ड्रॉप हो रहा है किसकी वजह से, यहाँ पे प्रेशर ड्रॉप होगा, देखिए ध्यान से, यहाँ पे जो नेट प्रेशर ड्रॉप होगा डेल्टा पी टोटल, वो किसकी वजह से होगा, पहले फ्रिक्शन की वजह से होगा, डेल्टा पी एफ, प्लस दूसरा प्रेशर ड्रॉप किसकी वजह से होगा, इस बेंड की वजह से। ठीक है, डेल्टा पी शॉक, वहां से क्या है, शॉक का रेजिस्टेंस आएगा, डेल्टा पी शॉक। ठीक है, तो कहना चाह रहा है, क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है आपसे कि मान लो एक हमारे पास ऐसा डक्ट दिया है, उस डक्ट की लेंथ कुछ है, कुछ भी एक्स वाई जी है, उस डक्ट में एक बेंड भी है, तो हमें उसके क्रॉस प्रेशर ड्रॉप भी दिया है। तो वो बोलता है कि इसके करस्पॉन्डिंग इक्विवेलेंट लेंथ का क्या बताओ, हमें डक्ट बताओ। तो यानी या इसकी इक्विवेलेंट लेंथ क्या होगी, ये हमें बताना होता है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या है कि जितना प्रेशर ड्रॉप इसके अक्रॉस हुआ है, तो हमें एक हाइपोथेटिकल या फिर एक ऐसी डक्ट बतानी है जिसकी लेंथ क्या होगी कि जितना प्रेशर ड्रॉप इसके क्रॉस हो रहा है उतना ही प्रेशर ड्रॉप इस वाले डक्ट के क्रॉस भी हो। इसका मतलब क्या है कि दोनों के क्रॉस जो प्रेशर ड्रॉप है उसको हमें क्या कर देना, सेम, उसके करस्पॉन्डिंग जो लेंथ आएगी उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट लेंथ। तो यहाँ पे जो टोटल प्रेशर ड्रॉप है, एक तो फ्रिक्शन की वजह से, क्योंकि ये जब फ्लो करेगा तो बाउंड्री वॉल हिट करेंगे एयर के पार्टिकल, और दूसरा इस बेंड की वजह से। तो टोटल प्रेशर ड्रॉप डेल्टा पी एफ दैट इज फ्रिक्शन प्लस शॉक। तो इसी का हमें पूछ रहा है इक्विवेलेंट लेंथ, तो वो लेंथ तो ज्यादा ही होगी ना, क्योंकि जैसे जैसे एयर के पार्टिकल्स लेंथ के लॉन्ग फ्लो करेंगे उस डक्ट में, तब जाके प्रेशर ड्रॉप होगा। तो चूंकि यहाँ पे क्या हो गया, अचानक से बेंड आ गया, तो बेंड की वजह से प्रेशर ड्रॉप हो गया। तो हमें बताना है कि जो टोटल प्रेशर ड्रॉप हुआ एफ एज वेल एज ड्यू टू शॉक, इसी के करस्पॉन्डिंग ऐसी क्या लेंथ हम लेके चलें उस डक्ट की कि हमें जो इसके क्रॉस प्रेशर ड्रॉप हो, दैट इज डेल्टा पी टू, ये P1 है, इसको हमने P1 बोल दिया, ये पहला केस है। ठीक है, केस 1 है, ये केस 2 है, तो जो डेल्टा P2 हो वो किसके बराबर हो, P1 के बराबर। ठीक है, यही होता है इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब, समझ में आया क्या।
पहले बताइए कितने लोग के समझ में आया जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है, क्योंकि कैलकुलेशन तो बाद में है, वो तो समझ जाओगे आप। इक्विवेलेंट लेंथ का मतलब क्या, वो समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताइए आप जल्दी से, क्योंकि इसी पे बेस्ड है, यही फंडामेंटल है, कुछ है नहीं। पता नहीं कितने लोग समझ में आया, मुझे बहुत डाउट है। समझ में आया क्या? अरे आप बता नहीं रहे हो, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा है। नहीं समझ में आया, हमें लग रहा है। क्लियर है क्या? तो कैलकुलेट कर लो क्या फिर अपने से? क्लियर है? अच्छा, तो इसका फॉर्मूला बताओ फिर कि क्या होगी। एल डैश बताओ कितना होगा, इक्विवेलेंट लेंथ कैसे निकालोगे, बताइए जरा। यदि आप निकाल सकते हो तो इक्विवेलेंट लेंथ निकाल के बताइए कितना होगा। क्लियर है? अरे बढ़िया है, क्लियर है तो काफी अच्छी बात है। ठीक है, निकालिए, कुछ कैलकुलेट करिए। क्लियर है, तो कैसे एल डैश की वैल्यू बताइए। चलिए, जो हमें समझाना तो आपको समझ में आ गया, वो इम्पोर्टेंट है। तो इक्वल करते हैं अब इस डेल्टा पी वन एलिमेंट को इस डेल्टा पी टू के बराबर, जो इसके क्रॉस प्रेशर ड्रॉप को, जो कि एल डैश लेंथ है, वो क्या है? तो जो कि एल डैश होगा वो किसके बराबर होगा? इस लेंथ से थोड़ा ज्यादा होगा। इतना समझ पा रहे हो ना, कि यदि ये लेंथ एल है तो इसकी लेंथ हमें अनडाउटली बिना किसी संकोच के ये लेंथ इससे ज्यादा ही होगी, तभी जाके टोटल प्रेशर ड्रॉप है ये इसको क्या बैलेंस कर पाएगा। इतना क्लियर है ना? इसका मतलब ये लेंथ जो होगी एल, दैट इज ओरिजिनल लेंथ प्लस डेल्टा है। डेल्टा इज जो चेंज आया, वो कितना चेंज आया वो हमें निकालेंगे, दिस इज इक्विवेलेंट। ठीक है। एल डैश यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कहाँ लिख दिया जाए एल डैश? एल डैश क्या है यहाँ पे? इक्विवेलेंट लेंथ यहाँ पे लिख देते हैं, यही होता है इक्विवेलेंट लेंथ। अब इसको निकालने का कैलकुलेशन वाला पार्ट है, वो इजी है। इक्विवेलेंट लेंथ, क्लियर है क्या? ये एल प्लस डेल्टा समझ में आया ना? आप देखिए, बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। पहले डेल्टा पी वन लिखेंगे, डेल्टा पी टू लिखेंगे और दोनों को इक्वल कर देंगे। वहां से कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन कटेंगे पिटेंगे और सिंप्लीफाई होकर एल डैश की वैल्यू आ जाएगी। देखिए कैसे। चलिए, डेल्टा पी वन की वैल्यू कितनी है? अरे यार गलत समझ लिख रहे हैं। डेल्टा पी वन की वैल्यू क्या है? प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस लेंथ एल, दैट इज ड्यू टू फ्रिक्शन प्लस ड्यू टू शॉक। शॉक क्यों क्रिएट हुआ? शॉक रेजिस्टेंस क्यों आया? बेंड की वजह से। तो इसकी वैल्यू अभी हमने आपको बताई क्या होती है। क्या होती है? कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करें हम? चलिए यूज करते हैं ए एस टू स्क्वायर बाई ए क्यू। ठीक है, प्लस ये क्या होता था, जाई इंटू हाफ रो वी स्क्वायर। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन वन। ये क्लियर है क्या? अब एक चीज और आपको बता दें, जो जनरली हमारे केस में जो माइन ओपनिंग या जहां से एयर फ्लो हो रहा होगा वहां पे वो उसका जो क्रॉस सेक्शन होता है रेक्टेंगुलर होता है। ये तभी जाके फॉर्मूला सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, ऐसे कैसे? रेक्टेंगुलर बोल रहा है मतलब उसको क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर दिखेगा। समझ पा रहे हो ना? अरे यार बना भी सही से नहीं रहा है। ओके, दूसरे कलर से बनाते हैं। देखिए आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं खुद से, अब ज्यादा मुश्किल नहीं रहा। देखिए इसका डेरिवेशन कराने के पीछे का मोटिव है, फॉर्मूले लास्ट वाला आप भूल जाओगे लेकिन ये फंडामेंटल आपको याद रहेगा। 3D में दिखा पाना थोड़ा मुश्किल है, समझ पा रहे हो आप? ठीक है, ये कुछ ना कुछ क्या होगी, लेंथ होगी। लेंथ मीन्स इसके पीछे भी एक्सटेंडेड होगा ना, इसके पीछे तो इसी लेंथ के क्रॉस उस एयर को फ्लो करना है, इसी को बोल रखा है यहाँ पे एल। ठीक है, और इसको हमने बोल दिया है ए, इसको बोल दिया हमने बी,
यानी जो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका जो पेरीमीटर क्या होगा, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ठीक है। और इसको लेंथ को हमने बोला है एल। तो यहाँ पे यदि वेटिंग सरफेस निकालो दैट इज एस इज नथिंग बट लेंथ, लेंथ कितनी एल इंटू पेरीमीटर कितना होगा, ये रेक्टेंगल है तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। और यदि क्रॉस सेक्शन एरिया निकालोगे दैट इज एरिया तो एल ए इंटू बी, ठीक है। ये दो चीज क्लियर है क्या? इसको हम यहाँ पे रख के देख लेते हैं, रखना पड़ेगा तभी जाकर सिंप्लीफाई होगा। तो देखिए, तो समझा रहे हैं तो टाइम लग रहा है, ये हो जाएगा आपका k इंटू एस की वैल्यू क्या है इस वाले केस के लिए, l इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, l इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी और इंटू अब एयर फ्लो तो सेम, Q को भी क्या लिख सकते हो आप, Q को भी क्या लिख सकते हो, अभी हमने बताया Q इज नथिंग बट A इंटू बी, ये लिख सकते हो ना आप, A इंटू बी। तो इसको लिख दो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए क्यूब प्लस ये इंटू हाफ। तो क्यों लिख रहे हैं अभी आपको समझाएंगे। इसको भी आप यहाँ से हटा सकते हो, इसके इक्वेशन वन मानने की जरूरत नहीं है, इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा हमें। देखिए ध्यान से, इसको यदि देखो तो ए स्क्वायर से एक कैंसिल, दो ए, ये हो जाएगा आपका ए इंटू एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी और ये बी स्क्वायर आ गया अपॉन ए। ए तो क्रॉस सेक्शन एरिया तो सेम ही रहने वाला है, क्रॉस सेक्शन एरिया को हमने सिंपली क्या रखा है, या चाहो तो आप क्रॉस सेक्शन एरिया की जगह ये ए इंटू बी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, ये ही रहने देते हैं, ठीक है। प्लस टाइम्स हाफ रो बी स्क्वायर, ठीक है। इसको हमने माना इक्वेशन वन, ये हमने लिखा डेल्टा पी वन, ठीक है। देख रहे हो ना ध्यान से, घबराना नहीं है, ये क्या है कि बहुत सिंपल चीज है, एक्सप्रेशन अभी बहुत छोटा आ जाएगा, जैसे अभी दूसरा टर्म लिखते हो और दोनों को इक्वेट करेंगे। और अगला वाला देखिए, डेल्टा पी टू कैसे लिखेंगे आप, डेल्टा पी टू इज दैट इज डेल्टा पी टू केस में क्या था, इसके क्रॉस प्रेशर ड्रॉप लिखना है, वहां पे एल डैश की वैल्यू क्या थी, एल प्लस डेल्टा एल के बराबर थी। अच्छा एक चीज हमने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया क्या, एल को हमें वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने सब्स्टिट्यूट क्यों कर दिया, समझ में नहीं आ रहा। चलिए अच्छा ठीक है, तो एल प्लस डेल्टा एल लिखेंगे, ठीक है। देखिए तो ये आ जाएगा किसके बराबर, डेल्टा के एस, यहाँ पे वेटिंग सरफेस का वो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो लेंथ है वो एल प्लस डेल्टा एल के बराबर है, ठीक है। तो एल प्लस डेल्टा एल इंटू जो जो आपका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है उसका तो जो पेरीमीटर वो तो सेम रहने वाला है, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी इंटू हमें फॉर्मूला कौन सा यूज कर रहे हैं, केस बी स्क्वायर बाई ए, सिंपली क्या है, तो बी स्क्वायर अपॉन ए, ठीक है। ये इक्वेशन 2 है। अब इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, दोनों को क्या करो, इक्वल कर दो, ठीक है। तो नाउ कुछ कटेगा पिटेगा, देखिए कैसे कटता पिटता है, डेल्टा नाउ डेल्टा पी वन इज इक्वल टू डेल्टा पी टू, ठीक है। डेल्टा पी वन की वैल्यू डालो तो कितना आ रहा है, 2 के एल इंटू के एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए, ठीक है, प्लस हाफ टाइम इंटू रो बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू डालो तो के इंटू एल प्लस डेल्टा एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू बी स्क्वायर अपॉन, ऐसा कुछ डालोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, कुछ कट रहा है क्या, कुछ तो कट रहा है, कोई ना कोई टर्म तो कट रहा है, क्या कट रहा है, यदि आप ध्यान से देख पाओगे, देखो यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, ये क्या लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो भाई, समझ में नहीं आ रहा। हाँ आपने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया क्या, ठीक है। तो देखते हैं वहीं पे पहुंचेंगे ना, इसको क्या करना है, देखो पहुंचे कैसे पहुंचेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला टर्म के एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए,
और यहाँ पे भी इसको यदि अलग करो, इसको देखो ध्यान से, तो के एल वाला एक टर्म आएगा, एल प्लस डेल्टा एल से यदि एल बाहर निकालोगे तो इसको देखो, इसको कैसे लिख सकते हो आप, के एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हो। और ये टर्म क्या है, सेम, प्लस इसको कैसे लिख सकते हो, के डेल्टा एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी इंटू वी स्क्वायर अपॉन ए, ऐसे लिख सकते हो, है ना, समझ पा रहे हो ना। तो ये वाला टर्म जो है, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास ये टर्म बचा और क्या है, ये टर्म बचा, ठीक है। तो यहाँ से भी ध्यान से देखो तो वी स्क्वायर से ये वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे क्लियर है। और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ से आप लिख सकते हो कैसे, तो यहाँ से हो जाएगा हाफ एक्स टाइम्स रो इज इक्वल टू दिस टर्म इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, के डेल्टा एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। तो ये ध्यान से देखो तो क्या लिखा है, एस लिखा है ना, डेल डेल एस नहीं लिखा है, एस गड़बड़ है, के इंटू डेल्टा एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी लिखा है, के इंटू डेल्टा एल इंटू, गड़बड़ हुआ है क्या, लग रहा है कुछ तो कहीं पे गड़बड़ कर दिए हैं, फॉर्मूला इतना वो कैसे हो गया, तो इंटू डेल्टा एल इंटू, कुछ और कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, के इंटू डेल्टा एल इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। तो इसको हम क्या सिंपली पेरीमीटर तो बोल ही सकते हैं ना, डेल्टा एल इंटू पी तो बोल ही सकते हैं, अपॉन ए। ये सिंप्लीफाई होकर आपके पास आया, ठीक है। ये वाला टर्म समझ में आ रहा है ना, कि ये दोनों टर्म में कैंसिल किया, यहाँ से ये और ये बचे तो वी स्क्वायर कैंसिल आउट है, ये टर्म आपके पास आया। तो यहाँ से डेल्टा एल की वैल्यू तो आप लिख ही सकते हो, कैसे लिख सकते हो डेल्टा एल, तो डेल्टा एल कैसे लिख सकते हो, इसको इधर ले जाओ सब और बाकी टर्म्स को नीचे लेके आ जाओ। तो डेल्टा एल की वैल्यू अगले टर्म में लिखें क्या, कितनी आ जाएगी, तो यहाँ से डेल्टा एल आ जाएगा आपका, देखना पड़ेगा कितना आएगा, ये हो जाएगा ए एक्स रो ए इंटू एक्स इंटू रो अपॉन, ये इधर गया, टू टू जा फोर के डेल्टा एल ए प्लस बी, टू टू जा फोर के इंटू डेल्टा एल ए प्लस बी, डेल्टा एल ए प्लस बी, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डेल्टा एल। ये तो आपने डेल्टा एल का फॉर्मूला निकाल लिया, ठीक है, एक बार फॉर्मूला में देखना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ हमने गड़बड़ लिख दिया क्या, ठीक तो है। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किए तो इसको क्या लिख सकते हो आप चाहो तो, फॉर्मूला सही है, देखिए यहाँ से देखिएगा, समय ज्यादा हो गया क्या, हाँ ज्यादा तो हो गया, चलिए ठीक है। तो ये डेल्टा एल को और सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हो, फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आता है, एक्स सॉक, दैट इज सॉक फैक्टर, ठीक है, इसको सॉक फैक्टर बोल सकते हो, एक्स सॉक वो सेम है, इंटू ए इंटू रो अपॉन, क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो पेरीमीटर को हमने कैसे निकाला था, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, तो इसको हम रिप्लेस कर देते हैं किसी पेरीमीटर से, तो 2k इंटू डेल्टा एल इंटू पी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर, तो कुछ हमने गड़बड़ किया, डेल्टा एल कहाँ से लेके आ गया फिर से, वही तो अभी समझ में आ रहा कहाँ गड़बड़, डेल्टा एल की जरूरत क्या है, वो तो गलत कर दिया ना, वो नहीं लाना है हमें, यही तो निकालना है, इसकी क्या जरूरत है यहाँ पे। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर आप ये इसका क्वेश्चन आया हुआ है एक बार में, समझ रहे हैं, 4k टाइम्स ए प्लस बी है, 2k टाइम्स बी, ठीक है।
तो ये डेल्टा एल हो गया। तो इक्विवेलेंट लेंथ कैसे निकाल लोगे आप सिंपली, इक्विवेलेंट लेंथ, इक्विवेलेंट लेंथ इज नथिंग बट एल, जो ऑलरेडी लेंथ दे रखी है प्लस डेल्टा एल। तो इस फॉर्मूले को आप चाहो तो याद रख सकते हो, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये वाला फॉर्मूला कि उस डेल्टा जो बढ़ी हुई लेंथ है कैसे निकालोगे, शॉर्ट फैक्टर इनटू एरिया क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ एयर अपॉन ट्वाइस ऑफ के इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू पी इज द पेरीमीटर, वेयर पेरीमीटर इज ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। क्लियर है क्या, ये क्लियर है फॉर्मूला डेल्टा एल। अच्छा कहीं कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या, फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम है क्या, आप लोग बोल रहे हो कोई दिक्कत है क्या फॉर्मूले में, फॉर्मूला तो सही है ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए। क्लियर है, 2 kp, ये नहीं समझ पाए क्या, इसलिए नहीं समझ में आई। देखो हमने पेरीमीटर को क्या लिखा है, किसी भी रेक्टेंगल, अभी हमने वो फिगर में बना के दिखाया था, उस रेक्टेंगल का लेंथ और विड्थ क्या ए और बी है, तो उसका पेरीमीटर कैसे लिखोगे, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी। और इस पेरीमीटर को हमने उठा के यहाँ पे इसको क्या है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, इसको कि 2 इंटू ए इंटू ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ये तो यही चीज लिखी हुई है। इसको यदि सिंप्लीफाई करो, टू डू 4 टाइम्स के प्लस बी, तो इसको हमने उठा के यहाँ उठा के पी बोल दिया, बाकी 2 के रहने दिया। क्लियर है क्या, हाँ क्लियर होना चाहिए यार, वही चीज बार बार पूछ रहे हो, है ना। चलिए इस पे सवाल बाद में करेंगे, ये थोड़ा सा लेंदी हो गया है ना। तो आपको ये सब नहीं याद रखना है, ये कहाँ गया, ये पूरा कैलकुलेशन नहीं याद रखना है। पर होता क्या है कभी कभी कि जब आप माइन और सब्जेक्ट पढ़ोगे और गेट प्रिपरेशन कर रहे होगे, तो होता क्या है कि आपको भूल जाता है एक्सप्रेशन, बहुत सारे फॉर्मूले है ना, ये एक्सप्रेशन ही भूल जाएगा। तो फिर इसका तरीका क्या है, यदि आपके पास समय है, क्वेश्चन बनाना है, तो फंडामेंटल से जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हम समझा रहे हैं जो समय लग रहा है, जैसे आप एक्सप्रेशन लिखोगे तुरंत कटता हुआ दिख जाएगा आपको। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा और बाकी क्वेश्चन पे बाद में करेंगे, लंबी क्लास हो गई है ना। चलिए ठीक है, तो ऑल क्लियर, मजा आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रही है कि नहीं चीजें, बताइए जल्दी से एक बार, तो क्लास एंड करने से पहले। ये डेरिवेशन हो सकता है थोड़ा सा आपको लेंदी लगा हो, पर ये फंडामेंटल नहीं पता होगा ना, ये कॉन्सेप्ट कि क्या है इक्विवेलेंट लेंथ का, तो तब जाके आपको फील नहीं आएगा, मजा नहीं आने वाला कि कैसे निकाल दिया, फॉर्मूला रट लोगे तो उसका काम नहीं चलेगा। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ना, बोर तो नहीं हो रहे हो ना ये सब कैलकुलेशन देख के, अभी और अच्छी अच्छी कैलकुलेशन आने वाली है वेंटिलेशन सर्किट में, वहां तो फंस जाओगे। अच्छा ठीक है, ऑल क्लियर, चलिए ठीक है, ऑल क्लियर, अच्छी बात है, चीजें समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज है आगे, है ना। चलिए तो काफी समय निकल गया, 15 मिनट ज्यादा हो गया है ना 4 से, जो कि हमारा टाइम था। चलिए तो फिर क्लास थोड़ा सा 5 7 10 मिनट वो लेट स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, तो क्लियर है, ऐसे क्लियर रहेगा तो गेट में क्वेश्चन भी बनेंगे आपसे। चलिए तो थैंक यू आप सभी का, फिर से अगली क्लास में मिलते हैं। आगे वाले में क्या करेंगे, जितना भी हमने थ्योरी भी पढ़ी है उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि आसान से न्यूमेरिकल्स आते हैं, बस फॉर्मूले पता होना चाहिए, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट उसके पीछे का पता होना चाहिए, सीधा कैलकुलेशन बेस्ड होता है, बन जाता है, ठीक है। चलिए तो एंड करते हैं सेशन को यहाँ पे, ज्यादा समय ना जाया करते हुए, ठीक है। चलिए।